अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मन्नार अहमद सिद्दीकी फ्रॉम एआरटीडी बिजनेस स्कूल। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा जी, आज की क्लास कैप 7 कंपनी लॉ कैप्सूल का मकसद ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे महीने बूट कैंप हमने नेशन वाइड सर्व किया स्टूडेंट्स को। अल्हम्दुलिल्लाह वी सर्व्ड ओवर 775 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और कोई 750 बच्चों को सर्व किया, केस स्टडीज कराई, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट किया। लास्ट वीक में मैं कुछ ऐसा आप लोगों के लिए करना चाह रहा था कि वो तमाम चीज़ों को समेट के हम एक एक छोटी सी सेशन के अंदर ले आए, ठीक है ना। और मैं इस सेशन को रिकॉर्ड करने के बाद मेरी कोशिश होगी इसको मजीद ट्रिम किया जाए, ठीक है ना। वो 3 घंटे से कम करके और ये बीच में लैग्स वगैरह हटा के हम इसको और छोटा करके कोई 2 घंटे के अंदर लेकर आ जाएं, ठीक है ना। तो ताकि आपको ज्यादा फायदा इसका हो रहा है और कम टाइम के अंदर आप ज्यादा चीजों को रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये लेक्चर लेने के साथ साथ माइंड मैप्स जो है वो साथ लेके बैठे हुए हैं। या तो आपने लैपटॉप पे अगर लेक्चर ले रहे हैं तो फोन में खोल लें माइंड मैप्स, या माइंड मैप्स को प्रिंट करा लें, ठीक है ना। साथ लेके बैठे हैं। ये अब तो टाइम ही नहीं बचा ना कि बाद में देख लेंगे। तो अभी आपके पास जो दो लास्ट रिजॉर्ट के हथियार हैं वो ये कैप 7 की कैप्सूल की क्लास है और 20 पेजेस के माइंड मैप्स हैं। सर वो तो 24 पेजेस के माइंड मैप्स हैं, 20 पेजेस के क्यों कह रहे हैं? देखो यार, उसको मैंने ना फैला फैला के लिखा हुआ है चीजों को। कुछ पेजेस आधे पेज हैं, तो इस तरह से ना वो उसमें जो एनोटेशंस वगैरह हुई हुई हैं, अगर उसको आप कंप्रेस कर लो तो वो 20 पेजेस में आ जाएंगे, ठीक है। वो 20 पेजेस के हिसाब से बनाए गए हैं और उसमें 100% कवरेज है। कोई ऐसी बात नहीं है जो माइंड मैप्स में ना लिखी हो। मतलब आप उस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको पढ़ के पेपर पास कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो वो इस नियत से बनाए गए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माइंड मैप्स आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके बनाया गया, उसको आपने साथ रखना है, ठीक है। और वो और ये कैप्सूल आपने लास्ट रिज़ॉर्ट में देखना है, कुछ और चीज़ नहीं देखनी। ये मेरा मैं फिर कह रहा हूँ, आपने सिर्फ़ ये क्लास और अपनी अगर खुद से कोई नोटिंग की थी एंड में देखने के लिए तो एक सेपरेट बात है, लेकिन अगर आप अभी ब्लैंक चल रहे हैं कि क्या करूँ, तो भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्लास और आपके पास माइंड मैप्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी, तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे जो फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? सर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम अपॉइंट करते हैं। आपकी कंपनी को जो बनाने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम, वो जाकर मेमोरेंडम के डॉक्यूमेंट्स के साथ जिन लोगों का नाम देते हैं कि ये लोग पहले डायरेक्टर होंगे कंपनी के, वो जी फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाते हैं और वो ऑफिस अपना फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करते हैं। सर मतलब कि फ़र्स्ट एजीएम में वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट एजीएम में पहली दफ़ा इलेक्शंस होंगे डायरेक्टर्स के। उस इलेक्शन में जो डायरेक्टर इलेक्ट होंगे वो कोई 3 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेंगे और इनका ऑफिस 3 साल तक रहेगा। क्या तो ये रिज़ाइन कर दें या फिर इनके ऊपर कोई ऐसी इनएलिजिबिलिटी आ जाए, तो इस केस में तो ये अपने ऑफिस से जाएंगे, वरना फिर ये 3 साल तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। सर क्या तो 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? नहीं। अच्छा जी, सर ये जो फर्स्ट एजीएम में इलेक्शन किस तरह से होगा वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा सर, जो इनएलिजिबिलिटी की हमने बात की थी, इनएलिजिबिलिटी के कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं? देखिए, लॉ आपको कोई 7 क्राइटेरिया बताता है कि इन 7 क्राइटेरिया पर अगर कोई डायरेक्टर पूरा उतरता है तो ही इज़ इनएलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर। अच्छा जी, या तो माइनर हो, या तो अनसाउंड माइंड का बंदा हो, या फिर उसने इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन दाखिल कर दी हो कोर्ट में और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, या फिर वो कोई डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर कोई उसने इस तरह का ऑफेंस किया है जो कि मोरल टर्पिट्यूड को इन्वॉल्व करता है। मतलब सर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कि ऑनेस्टी मोरल्स के ग्राउंड्स के ख़िलाफ़ हो। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने किडनैपिंग में इन्वॉल्व है या मर्डर में इन्वॉल्व है, तो वो फिर कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। या सर किसी और भी लॉ के तहत अगर वो ऑफिस होल्ड करने से जो है उसको रोक दिया गया है, क्या तो कंपनी लॉ की वजह से या फिर किसी और भी एग्जिस्टिंग लॉ की वजह से, अगर उसको ऑफिस होल्ड करने से रोक दिया जाए तो फिर भी वो इनएलिजिबल है टू बिकम अ डायरेक्टर। या फिर वो फिडुशियरी बिहेवियर लॉ लैक करता है, या तो फिर उसके पास नेशनल टैक्स नंबर भी नहीं है। सर नेशनल टैक्स नंबर भी नहीं है मतलब ये टैक्स भी पे नहीं करता। तो ये तमाम 7 क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेसिस पर एक बंदा इनएलिजिबल है। अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने बात ध्यान में रखनी है कि अगर लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, अगर तो मेरे प्यारे लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, तो 2 एडिशनल क्राइटेरियाज भी हमारे पास होंगे। 2 एडिशनल क्राइटेरिया क्या होंगे हमारे पास? देखें, अगर तो वो डायरेक्टर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की
से कोई लोन लिया है और उस लोन को रीपे करने में वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो अगर तो लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है तो वैसा बंदा लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर वापस रिपीट कर दें, देखिए अगर एक बंदा है जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन वगैरह लिया है और उस लोन की रीपेमेंट में वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो वो किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। जैसा लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बनने में एक और रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर तो कोई बंदा या फिर उसका स्पाउस किसी ब्रोकरेज हाउस का स्पॉन्सर है, डायरेक्टर है या फिर पार्टनर है, तो वो भी किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ये बात ध्यान में ज़रूर रखेंगे। जो वो रीपेमेंट वाली बात है वो सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर है जो किसी एक नॉर्मल सी कंपनी से, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, उससे लोन वगैरह लेता है और उसको रीपे नहीं कर पाता, तो क्या तो वो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? सर बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हमारे केस में सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लिया है और उसी को रीपे नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन क्या वो प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो आपने बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि एक लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है और जो रीपेमेंट वाली बात है वो सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है। ठीक है सर, ये इनएलिजिबिलिटी तो वो है जो कि लॉ बताता है। अच्छा, कुछ इनएलिजिबिलिटी वो भी हो सकती है जो आपके आर्टिकल सेट करते हो। आर्टिकल्स के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल जो है वो आपके लॉ को कन्फाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें लीनियंसी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल ये वाइडर सर्कल जो है वो लॉ है, लॉ ने ये बाउंड्रीज सेट की हैं कि आपने इस सर्कल के अंदर रहना है। आर्टिकल्स इस सर्कल के विद इन तो बाउंड्रीज फर्दर लगा सकते हैं, चीज़ों को और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को लीनियंसी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आपका लॉ कहता है कि जैसे प्राइवेट कंपनी में आपके पास 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 होने चाहिए और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और लॉ कहता है कि 3 डायरेक्टर्स, क्या आपके आर्टिकल्स ये लिख सकते हैं कि आपकी कंपनी में 4 डायरेक्टर्स हों? बिल्कुल हों। तो उस केस में आप आर्टिकल्स को फॉलो करोगे, क्योंकि 4 अगर डायरेक्टर्स हैं तो इसमें लॉ की कंप्लाइंस भी हो रही है, क्योंकि लॉ ने कहा था मिनिमम 3, लॉ ने मैक्सिमम 3 नहीं कहा था, लॉ ने मिनिमम 3 कहा था कि मिनिमम 3 हो, कम से कम 3 हो। तो आपने आर्टिकल्स में सेट कर दिया कि भाई कम से कम 4 हो, तो ठीक है जी, आर्टिकल्स की बात सुनी जाएगी। लेकिन क्या आर्टिकल्स आपके लॉ को में लीनियंसी प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या आपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि 2 डायरेक्टर्स भी हों तो चलेगा? नहीं, ठीक है ना। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल्स लॉ से मज़ीद ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें लीनियंसी नहीं दे सकते, उसमें रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। अच्छा जी, अच्छा सर, ये मैक्सिमम की बात हो रही होती कि आपने ये वाला काम मैक्सिमम 7 डेज़ में कर लेना है, मैक्सिमम 7 डेज़ में कर लेना है, मैक्सिमम 7 डेज़ में कर लेना है, तो क्या आप इसको 9 डेज़ रख सकते हैं? सर नहीं। क्या आप इसको 5 दिन रख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें लॉ ने मैक्सिमम लिमिट बताई है हमें। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे कि आप जो है प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स रखेंगे। अच्छा, आर्टिकल्स मज़ीद कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स रख सकते हैं कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट डायरेक्टर्स के लिए, वो कंपनी का अपना बाय लॉ के ऊपर ये बात मबनी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कंपनी अपने बाय लॉ में क्या लिखती है। क्या तो कंपनी लिखना चाहती है कि भाई फॉर एग्जांपल हर डायरेक्टर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, तो फिर आर्टिकल्स की बात सुनी जाएगी, क्योंकि लॉ आर्टिकल्स के परमिट करता है कि आप कुछ भी क्वालिफिकेशन की चीज़ रख सकते हैं कि आपके कंपनी में, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा सर, ये क्वालिफिकेशन शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखें, फॉर एग्जांपल एक कंपनी रख सकती है कि अगर तो कोई बंदा हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि कम से कम उसके पास फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स होने चाहिए या फिर 20,000 शेयर्स होने चाहिए। ये कंपनी क्वालिफिकेशन शेयर्स डिसाइड कर सकती है। सर क्वालिफिकेशन शेयर डिसाइड कर सकती है मतलब कि डायरेक्टर कोई मेंबर ही होना चाहिए? बिल्कुल, डायरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी अ मेंबर एक्सेप्ट या तो कोई आपने एम्प्लॉई रखा हुआ है, ठीक है ना, एक फुल टाइम एम्प्लॉई है तो ठीक है, वो आपके लिए एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो एक 9 से 5 आगे काम करता है, आप उसको तनख्वाह देते हैं तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। या तो कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या फिर फॉर एग्जांपल आपने किसी क्रेडिटर से लोन वगैरह लिया था और उस लोन की रीपेमेंट की टर्म्स में लिखा हुआ है कि वो बंदा आपके बोर्ड पे एक डायरेक्टर बिठाएगा, वो बंदा आपके बोर्ड पे डायरेक्टर बिठाएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट की तहत कोई क्रेडिटर आपके बोर्ड पर डायरेक्टर बिठा दे तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा मेंबर हो, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ही कंपनी का शेयर होल्डर है एक कंपनी, आप ही कंपनी में किसी दूसरी कंपनी ने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, तो अब वो कंपनी ख़ुद तो आके आपके बोर्ड में डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकती ना, तो वो फिर एक बंदा अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के आपकी कंपनी में शेयर्स हैं, अब गवर्नमेंट जो है उन शेयर्स के पर्टेनिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट अगर करना चाहती है तो ख़ुद से तो
नहीं बैठ सकती ना बोर्ड पे आके आपके, तो कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। ठीक है जी। अच्छा सर डायरेक्टर्स की पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या है? देखिए अगर आप लोग ने ये पढ़ लिया ना ये माइंड मैप्स में, वैसे अगर देखें तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई हैं आपके बुक में, लेकिन ये माइंड मैप्स के एक छोटे से कोने में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, तो आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। अच्छा सर डायरेक्टर्स के पास तमाम पावर्स होती हैं कंपनी को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करने में, लेकिन कुछ पावर्स हैं जो लॉ ने रोक दी हैं कि आपने अगर ये काम करना है तो आपने जर्नल मीटिंग से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। सर इन कामों के अलावा भी अगर आर्टिकल्स किसी बात में रोक दें डायरेक्टर्स को कि आपने ये काम नहीं करना है, तो क्या वो बात मानी जाएगी? सर बिल्कुल मानी जाएगी अगर वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रही, ठीक है ना, अगर वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रही है। जैसे कि लॉ ने कहा है कि डिविडेंड डायरेक्टर्स ही अनाउंस करते हैं, मेंबर्स नहीं करते। तो मेंबर्स अगर आर्टिकल्स में लिख दें कि डिविडेंड हम अनाउंस करेंगे तो क्या बात मानी जाएगी? नहीं। क्या ये बात मानी जाएगी? नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मेंबर्स आर्टिकल्स में बात लिखवा दें कि 10 मिलियन से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है आप हमसे अप्रूवल लेके करोगे, तो ये बात मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि लॉ ने इसमें सच कोई हमें प्रोहिबिशन नहीं लगाई है। अच्छा सर लॉ और क्या प्रोहिबिशन लगाता है कि डायरेक्टर्स कंपनी का कोई पार्ट या पूरी कंपनी उठा के नहीं बेच सकते, उसकी कोई सब्सिडरी नहीं बेच सकते विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम जनरल मीटिंग। अच्छा जी सर अगर आप कोई ऐसा प्रोविज़न अपने आर्टिकल्स में डालते हैं जो किसी डायरेक्टर को, किसी ऑफिसर को या किसी ऑडिटर को कोई लाइबिलिटी इस तरह की अराइज़ होती है अगर उसके अगेंस्ट, जो कि उसकी अपनी नाअहली की वजह से, उसके अपने डिफ़ॉल्ट की वजह से, उसकी अपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से अराइज़ होती, और आपने प्रोविज़न में डाल दिया, आपने आर्टिकल में डाल दिया कि यार ऐसी चीज़ को ना हम इसमें रिलैक्सेशन दे देंगे, तो ये आप नहीं डाल सकते, आपको उसके लिए ये सिर्फ एक केस में हो सकता है, अगर जो है इसको ये बंदा केस करे जाके, ये बात ज़रूर ये थोड़ा समझेगा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये, कि आप किसी डायरेक्टर को रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसकी अपनी नाअहली की वजह से उसके ज़िम्मे आई है, ठीक है ना। अच्छा फॉर एग्जांपल वो जाके केस करता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके केस करता है और वहाँ से उसको एक फेवरेबल जजमेंट मिल जाता है, तो फिर जब उसको फेवरेबल जजमेंट जब हाथ में लेकर आता है तो फिर आप उसको फिर इंडेमनीफाई कर सकते हैं। सर इंडेमनीफिकेशन का मतलब क्या होता है? इंडेमनीफिकेशन का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्टर ने आपकी कंपनी के बिहाफ पे किसी दूसरे बंदे को पैसे दे दिए, तो फिर कंपनी डायरेक्टर को वो पैसे वापस करेगी, तो इस तरह की चीज़ों को इंडेमनीफिकेशन हम कह रहे होते हैं। Recording stopped. Recording in progress. चलें जिसको रिज्यूम करते हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स पे हम। अच्छा सर आपने मैं बताया था कि फ़र्स्ट एजीएम में इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा? देखें इलेक्शन के प्रोसीजर पे अगर हम आते हैं तो इलेक्शन होते हैं आपकी जनरल मीटिंग में, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्शंस होते हैं डायरेक्टर्स के। तो जनरल मीटिंग से कोई 35 दिन पहले आपके जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि इतने नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स अब जो अपकमिंग एजीएम आ रही है उसमें इलेक्ट होने हैं। अच्छा तो 35 दिन पहले जब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्होंने जो नोटिस भेजना है जनरल मीटिंग का, उसमें उन्होंने ये भी लिखना है कि इस दफ़ा इतने डायरेक्टर्स हमने इलेक्ट करने हैं और ये फ़लाँ डायरेक्टर्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं। अच्छा कोई भी बंदा है जो ख्वाहिशमंद है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, वो उसने क्या करना है, उसने एटलीस्ट 14 डेज़ पहले, इलेक्शन से कम 14 दिन पहले अपनी इंटेंशन ज़ाहिर करनी है कंपनी को एक नोटिस भिजवाना है कि मेरी इंटेंशन है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। जैसे ही कंपनी को नोटिस मिलेगा, कंपनी ने 7 दिन के अंदर मीटिंग स्टार्ट होने से 7 दिन के अंदर ये बात तमाम मेंबरान को बता देनी है। वो नोटिस, इंटेंशन के नोटिस सबको ट्रांसमिट कर देने हैं कि भाई फ़लाँ लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉर डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो ये बात जो है आपने एक अखबार में भी छापनी है। अच्छा जी सर इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है? इलेक्शन देखें किस तरह से होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी ने कोई 7 डायरेक्टर्स इस दफ़ा जो है वो इलेक्ट करने हैं, और जो जितने बंदे आपके इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो भी 7 हैं, तो सब लोग जो है वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। कोई इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं, सब जो है वो
अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे, किसी इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं। फॉर व्हाट इफ़ क्या आपने जो है वो 60 डायरेक्टर्स की सीट खाली है और कोई 10 बंदे जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, 10 कैंडिडेट्स हैं आपके पास, फिर क्या होता है सर? वोटिंग होती है। अच्छा, वोटिंग में फिर क्या होता है? जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट हैं वो इस तरह के जो शुरू के साथ हैं, जब वोटिंग होगी तो नंबर ऑफ़ वोट से फिर रैंक किया जाएगा और शुरू के साथ जो है वो उनको वो डायरेक्टर बना दिया जाएगा। सर अच्छा, ये वोट्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं कि मैं किस तरह से वोटिंग कर सकता हूँ, मेरे पास कितने वोट्स हैं? तो देखिए, अगर इस दफ़ा जो है वो 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं और आपके पास कोई 10,000 शेयर्स हैं, आप मतलब किसी मेंबर्स के पास अगर 10,000 शेयर्स हैं और इस दफ़ा 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं तो उसके पास 70,000 वोट्स होंगे। आप नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स आ जाएंगे कि इस दफ़ा आपके पास, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपके पास 10,000 शेयर्स हैं और इस दफ़ा 60 डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं, तो इस इलेक्शन में आपके पास 70,000 वोट्स हैं। अब आप चाहे तो आप 70,000 वोट एक ही बंदे को दे दें या फिर आप कुछ मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड कर दें, ठीक है ना। आपने अपने 25,000 वोट्स एक बंदे को दे दिए, आपने 35,000 वोट्स एक बंदे को दे दिए, तो इस तरह से आप अपने वोट को डिवाइड भी कर सकते हैं। सर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायरेक्टर है जो है 1 मिलियन वोट लेके जीता और ये जो आखिरी वाला डायरेक्टर है ये सिर्फ कोई 3.5 लाख वोट लेके जीता, तो सर इसमें तो नुमाया फ़र्क है। तो फिर क्या इनकी अथॉरिटी में भी फ़र्क होगा कि उसको वो ज़्यादा पसंदीदा बंदा है और वो कम पसंदीदा बंदा है? नहीं, देखें, जब एक डायरेक्टर का इलेक्शन हो जाए और उसमें जो 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएं, उसके बाद तमाम डायरेक्टर्स के पास इक्वल अथॉरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आने वाला है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी और जो 7th आने वाला है उसके पास कम अथॉरिटी। सब डायरेक्टर्स के पास इलेक्शन के बाद इक्वल अथॉरिटी होती है। अच्छा सर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसने रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग, जिसको आप रिक्विजिट शेयर होल्डिंग कहते हैं, वो एक्वायर कर ली। सर ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग क्या होती है? देखें, जितने टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स अवेलेबल हैं, सर टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स अवेलेबल मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी के पास टोटल कोई 1 लाख शेयर्स हैं, कंपनी के पास तकरीबन टोटल कोई 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है ना। और इस दफ़ा आपके पास कोई 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं, तो आपके पास कितने हो गए? 7 लाख शेयर्स हो गए। या फिर आप इसको सिर्फ अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में सिर्फ परसेंटेज गिवन होती है, तो आपने इसको 100% अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। 100% जब आपने अज्यूम कर लिया और इसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड के इलेक्शन में कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं, तो फिर कितने हो गए? आसान करते हैं और 5 कर लें, बता दें कितने हो गए? 20 हो गए। चलें ठीक है, 20% जो है आपने 20% आपके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा एक साथ कोई 20% शेयर्स उसके पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास 10% शेयर होल्डिंग थी, उसने 10% और एक्वायर कर लिया, अब वो 20% शेयर होल्डिंग उसके पास आ गई, जो कि अभी रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग है, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग टू बिकम अ डायरेक्टर, ठीक है ना। अब ये क्या कर सकता है? ऐसा बंदा इसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ जाए, ये कंपनी को कह सकता है कि कंपनी फ्रेश इलेक्शंस कराओ, कंपनी फ्रेश इलेक्शंस कराओ। कंपनी के पास जब जैसे ही इसकी एप्लीकेशन आए, कंपनी ने एज़ सून एज़ पॉसिबल इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन ये कंपनी ज़्यादा इसमें 30 दिन खींच सकती है। कंपनी के पास फ़र्ज़ तो ये है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल कराए, बट मैक्सिमम टाइम कंपनी के पास 30 दिन का है, 30 दिन के अंदर कराने हैं। सर जब इलेक्शन हो तो अगर इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी आपको नज़र आती है कि इलेक्शन सही नहीं हुए, तो इलेक्शन के 30 दिन के अंदर ऐसे मेंबरान जिनके पास 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, सर 10% एक ही बंदे के पास हो या मिला जुला के सबके पास 10% हो, लेकिन 10% की शेयर होल्डर रखने वाले मेंबरान जो हैं वो कोर्ट में जाके 30 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जब इलेक्शन ठीक नहीं होंगे तो आप कोर्ट में जाके आप पिटिशन दाखिल करेंगे। अच्छा ये बात ध्यान में रख लें कि एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है। आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि चेयरमैन के पास जा रही है, बीओडी के पास जा रही है, तो ऐसी एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, एप्लीकेशन कोर्ट के पास ही जानी चाहिए। अगर कोर्ट देखता है या आप उस बात को साबित कर पाते हैं कि नोटिस में कोई इरेगुलरिटी थी या मीटिंग्स की प्रोसीडिंग में कोई इरेगुलरिटी थी, इलेक्शन ठीक से नहीं हुए हैं, तो फिर जो है इलेक्शन प्रोसेस में कोई रेगुलरिटी दी, तो फिर कोर्ट आपके हक़ में डिसीजन दे सकता है और कह सकता है भाई इलेक्शन पूरा या फिर उसका कोई पार्ट एंड पार्सल वापस कराया जाए, ठीक है ना। अच्छा सर, जो डायरेक्टर गलत तरीके से अपॉइंट हो गए हैं या फिर फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर बन जाता है और फिर बाद में कोई इनएलिजिबिलिटी आ जाती है, जो ऊपर वाली इनएलिजिबिलिटी थी, तो क्या तो उसका जो उसने काम किया है बीइंग अ डायरेक्टर वो सारे क्या नल एंड वाइड हो जाएंगे? नहीं, जब तक वो डायरेक्टर था वो पूरा मुकम्मल डायरेक्टर था और उसने जो भी फैसले किए हैं वो माने जाएंगे। सर कैजुअल वैकेंसी पर आ जाते हैं। कैजुअल वैकेंसी की अगर हम बात करें
तो कैजुअल वैकेंसी में एक मसला बच्चों को ये आता है कि लिस्टेड कंपनी वाला मसला आता है। अच्छा देखें, कैजुअल वैकेंसी होती यह है कि फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड में हैं कोई 7 डायरेक्टर्स और एक बंदा छोड़ के चला गया, एक बंदा रिज़ाइन कर दिया, तो क्या तो हमने डायरेक्टर्स का जो अब 6 हो गए, तो एक की पोजीशन जो खाली हो गई तो इसमें हमें इसको अपॉइंट करना है नहीं करना? सर इसको अपॉइंट करते कैसे हैं? वापस इलेक्शन होंगे? नहीं, जो बकाया बीओडी के डायरेक्टर्स हैं, जो बकाया 6 डायरेक्टर बचे हैं, यही डिसाइड करके किसी बंदे को अपॉइंट कर देंगे फॉर कैजुअल वैकेंसी। अच्छा जी, तो ये कैजुअल वैकेंसी हमें फिल करना लाजमी है। देखिए लिस्टेड कंपनी के केस में तो फिल करना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है ना। अच्छा प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो आपके बोर्ड में थे कोई 3 डायरेक्टर्स और मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए डायरेक्टर्स के? आपको पता है 3 ही होने चाहिए। अब एक बंदा चला जाता है, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब अभी फ़िलहाल आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं। अभी मसला ये आ रहा है, आपने फ़िल करना लाजमी तो नहीं है क्योंकि लॉ तो कहता है सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी ने ही फिल करना है। तो लेकिन इस केस में मसला ये आ रहा है कि आपकी जो डायरेक्टर हैं, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, वो मिनिमम नंबर से नीचे चले गए हैं। तो इस केस में आपने लाजमी तौर पर जो है वो बंदा लाके बैठाना है क्योंकि आपकी डायरेक्टरशिप जो है वो मिनिमम नंबर से नीचे चली गई है। अच्छा लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ आपको बताता है कि 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लॉ आपको बताता है 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। आपके बोर्ड में थे कोई 10 डायरेक्टर्स और एक बंदा उठ के चला गया, अभी 9 डायरेक्टर्स बचे हैं, अभी 9 डायरेक्टर्स बचे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या तो आपने बंदा अपॉइंट करना है? सर लॉ ने तो 7 बताया था, अभी भी हम तो मिनिमम से ऊपर ही 9 डायरेक्टर्स हैं, तो अपॉइंट ना करें क्या? देखिए लॉ लिस्टेड कंपनी कहता है लिस्टेड कंपनी ने हर केस में 90 दिन के अंदर अपनी कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है। जितने डायरेक्टर्स थे उसमें उसको उतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, चाहे तो वो मिनिमम को कंप्लाई विद भी कर रहा हो, लेकिन आपने अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई आपने 90 दिन के अंदर पूरे करना है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हैं। अच्छा सर डायरेक्टर अपने ऑफिस से विकेट, उसका ऑफिस की विकेट किस तरह से होगा? देखिए अगर ऊपर कोई इनएलिजिबिलिटी हमने जो डिस्कस की थी उनमें से कोई इनएलिजिबिलिटी हो जाए तो डायरेक्टर जो अपना ऑफिस से उसको फारिग कर दिया जाएगा, या फिर वो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग्स छोड़ दे। अच्छा बोर्ड की मीटिंग आपको पता है कि हर क्वार्टर में बोर्ड की एक मीटिंग होती है, तो अगर वो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग छोड़ दे बग़ैर बताए, अगर तो उसका नोटिस दे दे बीओडी को और उसका नोटिस को अप्रूव कर दिया जाए, उसकी छुट्टियों को अप्रूव कर दिया जाए तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग छोड़ देता है विदाउट एनी एक्सक्यूज़ तो उसको जो है वो फारिग कर दिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, इप्सो फैक्टो उसको फारिग हो जाएगा, उसका ऑफिस खुद से खाली हो जाएगा, किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं, बाय लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो खाली हो जाएगा। अच्छा या तो वो बंदा जो है वो लोन एक्सेप्ट कर लेता है या अपने बिहाफ पे गारंटी एक्सेप्ट कर लेता है कंपनी की वो बंदा, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में वो अगर वो डायरेक्टर है या किसी फर्म में वो पार्टनर है, ऐसी फर्म भी अगर कोई लोन या गारंटी एक्सेप्ट कर लेती है कंपनी से जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर वो नहीं रह सकेगा। सर कंपनी की अप्रूवल के बगैर, मतलब मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे? सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होता है जो उसकी करंट रेम्यूनरेशन से ओवर एंड अबव कुछ उसको मुनाफा दे रही हो। अच्छा इसमें चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइज़र और टेक्निकल एडवाइज़र के ऑफिस नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो ये बात आपने इसमें जहन में रखनी है। अच्छा सर डायरेक्टर को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? डायरेक्टर्स को कभी भी कंपनी जो है वो अपने रेजोल्यूशन से रिमूव कर सकती है। डायरेक्टर जब भी किसी डायरेक्टर को रिमूव करने की ख्वाहिशमंद होगी कंपनी, तो एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि जी इस डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं। अगर वो उस रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़, मतलब कि उस डायरेक्टर के हक़ में आपने एक रेजोल्यूशन बनाया कि हम जी एक मिस्टर शाकिर हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं। मिस्टर शाकिर फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर शाकिर की अगर हम बात करें तो वो ये जो इलेक्शंस हुए थे इधर कोई तीसरे नंबर पे अपॉइंट होने वाले डायरेक्टर थे, मिस्टर शाकिर, ठीक है ना। तो आपकी कंपनी ने रेजोल्यूशन बनाया कि मिस्टर शाकिर को हम रिमूव करने लगे हैं। अगर आप मिस्टर शाकिर को रिमूव करने लगे हैं तो लॉ कहता है रुको ज़रा सब्र करो, आप मिस्टर शाकिर को नहीं रिमूव कर सकते, जब तक कि अगर तो उसके हक़ में या फिर आपके रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इतने वोट्स आ जाएं जितने कि 7th नंबर के डायरेक्टर को मिले थे। मिनिमम नंबर ऑफ वोट दैट वर रिक्वायर टू इलेक्ट अ डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। इसमें कितने वोट्स थे? 3.5 लाख वोट्स थे। अगर 3.5 लाख वोट मिस्टर शाकिर अपने हक़ में या फिर आपके रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ 3.5 लाख वोट्स आ जाते हैं तो जी मिस्टर शाकिर को आप नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि लॉ समझता है कि जी इस वक्त भी मिस्टर शाकिर के पास इतनी सपोर्ट है कि ही इज़ एलिजिबल टू गेट इलेक्टेड एज डायरेक्टर, ठीक है जी।
अच्छा सर, बोर्ड की मीटिंग की बात की जाए तो कोरम क्या होता है, उसका कोरम कितना होगा कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कि हम मीटिंग स्टार्ट कर सकें। बोर्ड की मीटिंग की बात हो रही है, जनरल मीटिंग की बात नहीं हो रही। तो देखें, अगर आप लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो लॉ कहता है कि 1/3 कर लो डायरेक्टर का, या फिर 4 डायरेक्टर जो भी हायर हो। फॉर एग्जांपल आप ही कंपनी में है 15 डायरेक्टर और आप इसका कोरम निकालना चाह रहे हैं। आपकी कंपनी के टोटल 15 डायरेक्टर हैं, आप एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं और आप इसका जो है वो कोरम निकालना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले 1/3 निकालना है। 1/3 कितना आएगा, इसके 5 डायरेक्टर्स और या तो 4 डायरेक्टर्स। तो इसमें ग्रेटर नंबर क्या है, 5। तो आपकी कंपनी के BOD का कोरम क्या होगा, 5 डायरेक्टर्स। या व्हाट इफ़ आपकी कंपनी में है कोई 9 डायरेक्टर्स, आपकी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स, तो इस केस में कोरम निकाल के दिखाएं तो आपने 1/3 इसका करना है। 1/3 कितना बनता है, 3 डायरेक्टर्स या फिर 4 डायरेक्टर्स। तो इस केस में कोरम क्या होगा, 4 डायरेक्टर्स। ये बात समझ आती है कि आपने 1/3 ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स निकालने, यहाँ पे 4 डायरेक्टर्स, इनमें जो ग्रेटर नंबर होगा दैट शैल बी योर कोरम इन योर BOD मीटिंग। अच्छा जी, अगर हम अदर देन लिस्टेड की बात करें तो जो भी कोरम आपके आर्टिकल्स बताते हैं दैट शैल बी योर कोरम इन योर BOD मीटिंग। अच्छा जी, ये बात आपको समझ आती है कि सर BOD जो है वो साल में 4 दफ़ा लाजमी जो है वो मीटिंग करेंगे अपनी। अच्छा सर, क्या तो सर्कुलेशन वाला जो बात थी, सर्कुलेशन वाली क्या हो सकती है? देखें, आपकी कंपनी ये भी कर सकती है कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक रेजोल्यूशन पास करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल हर क्वार्टर में होती है ना मीटिंग आपकी, तो आपने जो है अभी क्वार्टर वाली मीटिंग हो चुकी है, अब 1 हफ्ते बाद ही कोई बात आ गई है, आपने बोला यार कौन जाके वेट करे कि नेक्स्ट क्वार्टर की मीटिंग हो, तो अभी जो है सर्कुलेशन करके जो है वो अपना रेजोल्यूशन पास करवा लेते हैं। सर्कुलेशन में किस तरह से रेजोल्यूशन पास होता है, आप एक रेजोल्यूशन बनाते हैं और तमाम डायरेक्टर्स को वो पोस्ट करते हैं, तमाम डायरेक्टर्स को मेल करते हैं वो, और हर डायरेक्टर अपने जो है सिग्नेचर करके वो दूसरे डायरेक्टर को आगे बढ़ा देता है। तो इस तरह से जो है तमाम के तमाम, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हैं, 7 डायरेक्टर्स के पास वो बात जब घूम जाती है तो सर्कुलेशन के ज़रिए भी आप इस तरह से अपना रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपने ये बात पढ़ लेनी, शुरू में लंबी चौड़ी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट की थ्योरी की बात आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपको ये पता है कि आपने जो है वो BOD के ऊपर बात लाजम है कि किसी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में कंपनी के पैसे खर्च ना करें, ना फिर ऐसा करें कि आपने कंपनी का जो है वो दिवालिया निकाल दिया और मेंबर्स को आप जनरल मीटिंग में गिफ्ट्स देकर जो है वो खुश कर रहे हो कि हर किसी को आपने जो है वो कोई फ़ोन वगैरह पकड़ा दिया, तो इस तरह से आप जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखें, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही जो है सर आपका वो चेयरमैन बन सकता है, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारा। इस केस में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है। तो देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये एक ही नस्ल है ना। देखें, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक नस्ल है। अब इस नस्ल में भी 2 फर्दर कैटेगरीज़ हैं, एक है इंडिपेंडेंट, ये ज़्यादा अच्छी नस्ल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और एक होते हैं नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये थोड़े से मतलब ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होते हैं, लेकिन ये आला दर्जे के नहीं होते, ठीक है ना। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आला दर्जे के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जब आपके एग्जाम में आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेयरमैन बनाने जा रहे होते हैं, तो आप जो है तलवारें निकाल लेते हैं कि सर सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही तो चेयरमैन हो सकता है, इस केस में तो आप इसको बना रहे हैं। तो भाई ये भी तो नॉन एग्जीक्यूटिव की नस्ल में शामिल है ना, ये बल्कि आला क्वालिटी का ये जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या क्या बातें ज़रूरी हैं कि किस तरह से कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक बंदा जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सके। तो देखिए, कुछ आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये हैं कि कंपनी के साथ उसका कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप ना हो। सर, ये पिक्यूनियरी रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप ना हो। अच्छा सर, मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है तो हम समझ लें कि जी ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है। देखें, उसके अलावा भी कुछ और क्राइटेरिया हैं वो जो आपने ध्यान में रखने हैं कि लॉ ये कहता है कि आपकी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम का पार्ट वो बंदा ना हो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता है, या फिर वो आउटसाइड व्यू पॉइंट दे सके बोर्ड को। अगर आपकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में ही होगा या कंपनी के साथ ही जुड़ा होगा तो किस तरह से आउटसाइड व्यू पॉइंट देगा, ठीक है ना।
आउटसाइड व्यू पॉइंट किस तरह से देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी कंपनी के पेरोल पे भी ना हो, ना तो वो एम्प्लॉयमेंट पे हो, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा सर, जो आप कह रहे थे कुछ आला क्वालिटी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, तो वो आला क्वालिटी किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। देखिए, आला क्वालिटी डिसाइड करने के ये तरीक़ेकार हैं, आपने इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये 3 साल की टर्म ध्यान में रखनी है कि ना तो 3 साल, पिछले 3 सालों में आप कंपनी के एम्प्लॉई रहे हों, ना तो उसकी सब्सिडरी के रहे हों, ना आप उसकी होल्डिंग के रहे हों, ना आपकी कंपनी के साथ कोई पिछले 3 साल में कोई बिज़नेस मटेरियल बिज़नेस रिलेशनशिप रहा हो, कि ऐसा ना हो कि पिछले 3 साल में आप कंपनी के कोई मेजर सप्लायर थे या मेजर कस्टमर थे, ठीक है ना, तो ये मटेरियल बिज़नेस रिलेशनशिप ना हो आपका, ना तो आपकी किसी कंपनी के डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर के साथ कोई क्लोज रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, या फिर आपके कोई सिग्निफिकेंट लिंक हो दूसरे बीओडी के मेंबरान के साथ। सर ये क्या मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यही जो बीओडी के मेंबर्स हैं ये दूसरे कंपनी के बोर्ड में बैठे हुए हैं और साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और आप भी उनके साथ वहाँ बैठे हुए हैं, तो इस तरह से जो है क्रॉस डायरेक्टरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका शामिल हो जाता है इसमें। तो इस चीज़ में लॉ आपको रोकता है कि सिग्निफिकेंट लिंक है विद अदर डायरेक्टर्स, और इस तरह से जो है वो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आते। तो आपने जो है एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो चीज़ें हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की चीज़ें। बस ध्यान में एक बात रखनी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये आला नस्ल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अच्छा सर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए किस तरह से जाते हैं, ये बनाए इस तरह से जाते हैं कि आपने जो है वो, ये तो आप ग्रेजुएट हों और आपके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है। और ऐसे बंदों को कमीशन जो है वो एक डेटा बैंक बनाता है और उस डेटा बैंक में शामिल करते हैं, डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और इन तमाम डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, एक डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एससीपी करवाता है इसको। अच्छा, वो आईकैप के थ्रू करवाता है, आईसीएमए के थ्रू करवाता है, आईबी के थ्रू करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू कराता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा था। तो इस डेटा बैंक से जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। तो ये डायरेक्टर्स की मोटी मोटी बातें आपके सामने हैं और आपने 4 पेजर माइंड में आपने इसको पढ़ लेना है, तो यू विल बी ऑल इक्विप्ड फॉर योर डायरेक्टर्स क्वेश्चन। अच्छा, अब चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। पहला चीफ एग्जीक्यूटिव किस तरह से अपॉइंट होगा। लेकिन जिस तरह से पहले डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे, आपके सब्सक्राइबर्स और मेमोरेंडम ने जो नाम दिए थे कि फला लोग जो है फर्स्ट डायरेक्टर्स के तौर पे काम करेंगे, उन्हीं के साथ आपने बता देना है कि या तो इनमें से एक बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करेगा, या फिर कोई आपने अगर एम्प्लॉई चीफ एग्जीक्यूटिव रखा है तो आपने उसका नाम भी बता देना है कि ये बंदा जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करेगा। सर, जिस तरह से पहले डायरेक्टर्स जो थे वो फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से पहला चीफ एग्जीक्यूटिव भी जो है वो फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, अनलेस के सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ने कोई शॉर्टर पीरियड डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ने डिसाइड किया कि यार 1 महीने तक इसको बनाते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे किसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना है। तो इस तरह से जो अगर होगा तो फिर आपका वो शॉर्टर पीरियड कंसिडर होगा। सर, पहला चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पहली एजीएम तक ऑफिस होल्ड किया, फिर नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव किस तरह से बनेगा। तो देखें, आपकी जो फर्स्ट एजीएम में इलेक्शंस हुए थे डायरेक्टर्स के, उसमें आपके जब डायरेक्टर्स इलेक्ट हो जाएंगे तो उसके 14 डेज़ के अंदर बीओडी जो है वो अपने में से कोई चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर लेगी, या फिर क्या होगा कि कोई बाहर से अगर आप एम्प्लॉई चीफ एग्जीक्यूटिव लाना चाहें तो वो भी आपने 14 डेज़ के अंदर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ला के बिठाना है। अच्छा जी, सर ये चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म कितनी होगी। तो 3 साल की मैक्सिमम टर्म होती है। सर 3 साल की मैक्सिमम मतलब कि आपने जो है वो 6 महीने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव रखना है, आप रख सकते हैं। 1 महीने के लिए रखना है, रख सकते हैं। 1 साल के लिए रखना है, 2 साल के लिए रखना है, रख सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल के लिए रख सकते हैं। सर 4 साल के लिए रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते। लॉ कहते हैं मैक्सिमम 3 साल। अच्छा सर, तो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो हम तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं, फिर क्या हिसाब किताब होगा। तो देखिए, वो जो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है, ही इज़ एलिजिबल टू गेट रीअपॉइंटेड। लेकिन आपने करना क्या है कि जो हर तीसरे साल जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके बाद आपने जो एक 3 साल की जब टर्म पूरी हो जाएगी तो आपने नया चीफ एग्जीक्यूटिव ला के बिठाना है। ठीक है जी। सर चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा काम नहीं कर रहा, किस तरह से उसको हटाएंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन है, या तो बोर्ड मीटिंग में 3/4 रेजोल्यूशन से आप उसको हटा सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉर एग्जांपल कोई 12 डायरेक्टर्स हैं, तो उनमें से अगर 9 डायरेक्टर्स इस बात की गवाही देते हैं कि ठीक है चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप उसको हटा सकते हैं। या फिर जो है आप अपनी कंपनी के
जनरल मीटिंग में उसको स्पेशल रेजोल्यूशन से हटा सकते हैं। सर चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो तमाम एलिजिबिलिटी अप्लाई करेंगी जो एक डायरेक्टर पे करती हैं। मतलब कि अगर एक बंदा डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, एक बंदा डायरेक्टर बनने से इनएलिजिबल है, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता किसी कंपनी का। ठीक है जी सर। अगर लिस्टेड कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, तो वो जो आपने दो बातें ऊपर पढ़कर आए हैं कि जो ब्रोकरेज हाउस वाली और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रीपेमेंट वाली, तो ये दोनों बातें एक बंदे को लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर बनने से इनएलिजिबल करार दे देती हैं। तो फिर इस केस में वो बंदा उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। सर चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में एक और रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो आपका स्पाउस या अपने माइनर चाइल्ड के थ्रू अपनी कंपनी के कंपीटिंग बिजनेस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, ना तो उसकी सब्सिडरी में। अच्छा, ये बात सिर्फ एक पब्लिक कंपनी पर ही अप्लाई होती है। सर चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन जो है वो बीओडी का हेड होता है, और ये सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही आप अपॉइंट कर सकते हैं, और ये भी आपने 14 डेज़ ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्शन के अंदर जो है वो करना है। सर चेयरमैन भी जो है वो 3 साल के लिए मैक्सिमम ऑफिस अपना होल्ड कर सकता है। सर उसके बाद भी क्या हम इसको वापस चेयरमैन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो मीटिंग का चैप्टर आपके पास आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर और आईके आपका मोस्ट फेवरेट एरिया भी है। अच्छा, मीटिंग से चैप्टर को हम काफी बारीकी में डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, जो टेक्निकल है और जो एग्जाम में टेस्ट होने वाली हैं। अच्छा जी, देखें आपके स्क्रीन पे जो दो मीटिंग सामने आ रही हैं, जो दो जनरल मीटिंग सामने आ रही हैं, वो है एजीएम और ईजीएम। अच्छा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बताना बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जनरल मीटिंग सिर्फ मेंबर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग की बात नहीं होती। खैर, अच्छा देखें, अगर स्टैच्यूटरी मीटिंग की बात करें, सर स्टैच्यूटरी मीटिंग में कहाँ से आ गया? देखें, जो दो मीटिंग है ना, ये एजीएम तो साल में एक दफा होती है और इसमें तमाम अप्रूवल्स लिए जा रहे होते हैं, और ईजीएम वो होती है कि आपको अभी कोई अप्रूवल कराना है एंड यू कैन नॉट वेट के अगली एजीएम आए, तो आपने बीच में मेंबर्स की दरमियान में मीटिंग बुला ली। अच्छा देखिए, फर्स्ट एजीएम की डेट क्या है कि फर्स्ट एजीएम आपकी इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर होनी होती है। लॉ आपको कहता है जब से इनकॉर्पोरेट हुए हो 16 महीने के अंदर अंदर पहली एजीएम करा लो। तो इसमें काफी थोड़ा सा लंबा टाइम है, तो बीच में लॉ ने एक मीटिंग डाली है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए कि बीच में एक अपनी पैदाइश के बाद एक स्टैट्यूटरी मीटिंग आप करा लें। देखें, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स कराना सिर्फ दो कंपनी पे वाजिब है, एक ऐसी एक पब्लिक कंपनी हो और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो कि अपने इनकॉर्पोरेशन से 1 साल के अंदर अंदर ही पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी हो। मतलब कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेशन से 1 साल के अंदर अंदर ही पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई, वो और पब्लिक कंपनी, इनको स्टैट्यूटरी मीटिंग करानी है। सर इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? देखें, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन से खींचे 9 महीने, इनकॉर्पोरेशन से खींचे 9 मंथ्स, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। आपको पता है पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है टू एक्चुअली कमेंस देयर बिजनेस। तो उन्होंने आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपने इनकॉर्पोरेशन डेट लिखी, आपने खींचे 9 मंथ्स, फिर आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट लिखी, उससे खींचे आपने 180 दिन। जो भी अर्लियर डेट हो उसमें आपने अपनी स्टैच्यूटरी मीटिंग करा लेनी है। सर स्टैच्यूटरी मीटिंग कराने का पर्पस क्या होता है? देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि लॉ आपको कहता है कि पहली पहली एजीएम आपने इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर करा लेनी है। तो अच्छा, ये नहीं कह रहा कि 16वें महीने में करानी है, कह रहा है 16 महीने के अंदर अंदर करा लेनी है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा लंबा टाइम लॉ ने दे दिया, तो बीच में एक मीटिंग डाली सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए कि आप एक मीटिंग बुलाएं, मुलाकात करें मेंबर्स के साथ और उनको बताएं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट हुए, टोटल कैश कितना मिला, और रिसीट्स और पेमेंट के ये एब्स्ट्रैक्ट हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, वो आपकी बात पे क्यों भरोसा करेंगे? तो आपने साथ में ऑडिटर रिपोर्ट लगानी है जो इन तीनों बातों की करेक्टनेस को जस्टिफाई कर सके। ठीक है ना? फिर आपने ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन हुई है, कोई आपने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई, कमीशन वगैरह कितना पे किया आपने शेयर्स की इशू में, और आपने एक कंपनी के अफेयर्स पर एक एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट भी उनको बतानी है, और डायरेक्टर्स के नाम और पता और ऑक्यूपेशन आपने उनको बताना है मेंबर्स को। ठीक है ना? ये मेंबर्स से आपने एक प्रिलिमिनरी मुलाकात कर ली कि जी ये सारी चीजें हुई, और ये तमाम चीजें आपने स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में लिखी, और स्टैच्यूटरी रिपोर्ट आपने मीनवाइल रजिस्ट्रार को भी जमा करवा दी। देखिए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हमेशा जो है ना, ये एक सीईओ साइन करेगा और एक डायरेक्टर साइन करेगा। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो आपका सीएफओ भी साइन कर रहा होगा। ठीक है ना? अच्छा, नोटिस की बात करें सर, स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस हो, ईजीएम का नोटिस हो या फिर एजीएम का नोटिस हो, सब जो है वो
मीटिंग से एटलीस्ट 21 दिन पहले चले जाएंगे। अच्छा सर, अगर हम ईजीएम की बात करें ना, खास तौर पर सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, तो इसमें लीनियंसी लॉ ये देता है कि अगर तमाम मेंबर्स एग्री करते हैं तो एक शॉर्टर नोटिस पर भी हम ईजीएम करा सकते हैं अगर कोई अर्जेंट मैटर है, ठीक है ना। तो ये स्टैचुरी मीटिंग की आपको टाइमलाइन समझ आई। अच्छा, टाइमलाइन हमारी दो यहाँ पर जो है ओवरलैप कर रही है। स्टैचुरी मीटिंग के बारे में आपको पता है कि इनकॉर्पोरेशन से खींचना आपने 9 महीने और आपने कमिश्नर ऑफ बिजनेस से खींचने 180 दिन, इनमें से जो अर्लियर हो आपने स्टैचुरी मीटिंग करा देनी है। तो दूसरी एंड पे आपको एजीएम कहता है कि 16 महीने, इनकॉर्पोरेशन 16 महीने के अंदर अंदर करा देनी है। तो व्हाट इफ आप एजीएम ही करा दें स्टैचुरी मीटिंग की टाइमलाइन में, तो स्टैचुरी मीटिंग का तो क्रक्स ही खत्म हो गया, उसकी थीम ही खत्म हो गई, उसका तो मकसद ही खत्म हो गया। स्टैचुरी मीटिंग का मकसद ये था कि एजीएम लेट हो रही है, अगर तो एजीएम लेट हो रही है तो हम बीच में मुलाकात कर लें मेंबर्स के साथ, एक प्रिलिमिनरी मुलाकात कर लें। तो अगर एजीएम हो गई तो तमाम बातें उसमें डिस्कस हो जाएंगी। तो फिर क्या करना है, तो फिर अगर आपने पहले पहले स्टैचुरी मीटिंग के टाइमलाइन के अंदर अंदर ही आपने एजीएम कर ली तो देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग स्टैचुरी मीटिंग, फिर आपने स्टैचुरी मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है। सर वापस एजीएम पे आ जाते हैं। एजीएम पहली पहली आपने जो करानी है वो इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर अंदर आपने करानी है। सर फिर जो एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम आपकी हुआ करेगी वो एक तो हर कैलेंडर ईयर में हुआ करेगी। आपने दो चीजों का यहाँ पर ख्याल रखना है, एक तो आपकी जो हर एजीएम है, हर कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर में कम से कम एक एजीएम आपकी होनी चाहिए। और वो कब होगी सर, आपका फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा, आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपने एजीएम करा लेनी है। सर एजीएम आपने कहाँ करानी है, जहां पर आप, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर एग्जांपल आपका कराची में, तो आपने कराची में ही करानी है, लाहौर में तो आपने फिर लाहौर में रखनी है, ठीक है ना। सर आपने उसमें नोटिस में लिखना है कि तमाम मेंबर्स के पास वीडियो लिंक की फैसिलिटी है, और अगर मेंबर्स चाहें तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी ऑब्टेन कर सकते हैं मीटिंग से 7 दिन पहले, और इसका भी नोटिस 21 दिन पहले चला जाएगा। सर ये तो सालाना एजीएम हो गया, और इसमें जो है 4 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होते हैं, और इसके अलावा तमाम जो बिजनेस होते हैं वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। सर ऑर्डिनरी बिजनेस हमें पता है, ऑर्डिनरी बिजनेस पता है हमें क्या क्या होती हैं, 4 बातें। डिविडेंड्स की डिक्लेरेशन होती है, ठीक है ना, उसकी अप्रूवल होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल होती है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, और डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं। ये चार जो है ये ऑर्डिनरी बातें होती हैं, कि आम सी बातें तो होती होती हैं। इसके अलावा कोई बात हो तो वह स्पेशल रेजोल्यूशन कहला रहा होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन कहला रहा होता है। और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपको पता है कि आपने तमाम पर्टिकुलर्स भी उसके भेजने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ईजीएम पे अगर आ जाएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल एजीएम अभी अभी हुई है और फिर कोई बात ऐसी आ गई जो मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, तो आपने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर ली। सर ये तो बोर्ड बुला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेंबर्स की कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो मेंबर्स जिनके पास कम से कम 10% की वोटिंग पावर हो वो कंपनी का एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंपनी कंपनी ईजीएम बुलाओ, हमें बातचीत करनी है। अच्छा, डायरेक्टर्स के ऊपर ये फर्ज है, डायरेक्टर्स के ऊपर फर्ज है कि उनकी ये अपील पर, उनकी एप्लीकेशन पर ईजीएम कराएं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम नहीं कराते 21 दिन के अंदर अंदर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कराते ईजीएम 21 दिन के अंदर अंदर, तो रिक्विजिशनिस्ट जो है जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो खुद से मीटिंग कॉल कर सकते हैं 90 दिन के अंदर। आप अपनी एप्लीकेशन से 90 दिन के अंदर अंदर खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मीटिंग में जो खर्चा आएगा वो तमाम के तमाम उन डायरेक्टर से लिया जा रहा होगा जिन्होंने डिफॉल्ट किया था मीटिंग हेल्ड करने में, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें भी 21 दिन का जो है वो नोटिस दिया जा रहा होगा। सर हम मीटिंग की प्रोसीडिंग पे आ जाते हैं। तो कोरम की अगर हम बात करें तो कोरम हमें पता है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिनकी मौजूदगी होना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट कंडक्टिंग योर मीटिंग, ठीक है ना। सर अगर मिनिमम मेंबर्स की बात करें लिस्टेड कंपनी के केस में, कोरम की बात करें, तो दो चीजें हमें मीट साथ में करनी है। एक हो आपके पास कम से कम 10 मेंबर्स हो जो एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर को मीट करते हो, ठीक है ना। दो मेंबर्स आए जिनके पास 25% वोटिंग पावर है, तो क्या बात सही होगी? नहीं, कम से कम 10 मेंबर्स हो और 25% की वोटिंग पावर हो। सर 10 मेंबर नहीं, 20 मेंबर आ गए और हर किसी के पास जो है 1-1% की वोटिंग पावर है, टोटल 20% वोटिंग पावर हो गई, फिर आप करा सकते हैं? नहीं। लिस्टेड कंपनी केस में दोनों क्राइटेरिया मीट करने, 10 मेंबरान प्लस एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर। सर अदर कंपनी के केस में यही दो फैक्टर होंगे, बस में 10 की जगह 2 मेंबरान प्लस 25% वोटिंग पावर, मतलब इसमें भी आपने दो क्राइटेरिया मीट करने हैं, 2 मेंबरान प्लस 25% वोटिंग पावर। अच्छा, ये तो आपका लॉ ने बता दिया, लॉ ने आपको बता दिया कि ये कोरम होना चाहिए। क्या आप इससे स्ट्रिक्टर कोरम रख सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक लिस्टेड कंपनी कहीं ये रख सकती है कि 10 मेंबरान की जगह 25 मेंबरान होंगे और वोटिंग पावर 25 की जगह कोई 30% वोटिंग पावर होनी चाहिए? बिल्कुल रख सकते हैं। हमें पता है हम आर्टिकल्स लॉ को मजीद स्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं लेकिन लॉ को आसान नहीं कर सकते, तो ठीक है, कंपनी अपने हिसाब से भी रख सकती है। फिर अगर कोरम मौजूद नहीं हुआ, मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो आधे घंटे के अंदर कोरम मौजूद नहीं हुआ तो मीटिंग जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी और मीटिंग एडजर्न हो जाएगी
अगले हफ्ते के अंदर सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज वेडनेसडे है और आज के सुबह 12 बजे मीटिंग हो रही है और फॉर एग्जांपल पीसी होटल कराची में हो रही है, तो आपने नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को 12 बजे यहीं पर इसी जगह पे जो है आपने मीटिंग रखनी है, ठीक है ना। अगर सर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो लॉ ये कहता है तो कम से कम 2 लोग मिलकर कोरम बना लें और उसको चला दें, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा मैं बात पता है, अगर ऐसी भी मीटिंग कराए तो फिर और उसमें बंदे नहीं आए तो वो एक एक बंदा भी जो है वो कोरम आपका बना सकता है, ये बात आपको पता है। अच्छा, मीटिंग में जो है वो प्रॉक्सी का अपॉइंट करने का ऑप्शन हर बंदे के पास है। फॉर एग्जांपल उस बंदे के पास तो है ही। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, अब वो भी तो मीटिंग अटेंड करेगी। अब कंपनी कैसे जाके मीटिंग अटेंड करेगी, तो वो साथ में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। ये रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉन्सेप्ट है सर। प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉक्सी, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैं खुद नहीं जा सकता, तो मैंने एक प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट साइन करके कम से कम 48 घंटे पहले, मीटिंग से 48 घंटे पहले मैंने कंपनी को भिजवाना है और कंपनी ने जो है वो उस बंदे को भी अलाउ कर देना है कि वो बंदा आके मेरी तरफ से जाके मीटिंग अटेंड करे। तमाम इख्तियार जो मेरे पास हैं उसके पास होंगे, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो वोट कर सकता है मीटिंग में। अच्छा जी, सर मैंने 2 लोगों को प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया तो वो फिर दोनों प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो जाएंगे और फिर वो दोनों ही जो है मीटिंग नहीं ले सकते। आप एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बंदे को मैंने प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट साइन करके मैंने उसको भिजवाया कि भाई आप जाके मीटिंग अटेंड करो, वो उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फिर मैं दूसरा बंदा भेजना चाहूँ तो वो इस तरह से 2 इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं होगा, मैं सिर्फ एक ही बंदे को अपनी तरफ से प्रॉक्सी बना के भेज सकता हूँ। अच्छा जी, आपको ये बात पता है कि आपने जो नोटिस लेना है, और नोटिस में बात आपने शामिल करनी है कि हर मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट है और हर मेंबर अपना तरफ से प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। नोटिस में हमने ये बात भी लिखनी है, ये बात भी लिखनी है कि 10% से ज्यादा लोग फॉर एग्जाम्पल लाहौर में रहते हैं तो वो लाहौर में वीडियो लिंक फैसिलिटी को अगर तलब करना चाहें तो वो मांग सकते हैं, ठीक है ना। और प्रॉक्सी फॉर्म भी आपने नोटिस के साथ अटैच करना है। सर मीटिंग में वोटिंग किस तरह से होती है, देखिए वोटिंग हमेशा जो बाय डिफॉल्ट शो ऑफ हैंड से होती है। फॉर एग्जांपल एक चेयरमैन बैठा होता है मीटिंग का। अच्छा, चेयरमैन कौन होता है, बीओडी का चेयरमैन ही ज्यादातर चेयरमैन बन रहा होता है मीटिंग का। अगर बीओडी का चेयरमैन नहीं मौजूद है और या फिर वो नहीं बनना चाह रहा मीटिंग का चेयरमैन, तो डायरेक्टर्स में से कोई बन जाए। वो भी नहीं बनना चाह रहा तो मेंबर्स में से कोई बन जाए। दो से एक से ज्यादा बंदा जो है वो ख्वाहिशमंद है तो फिर चेयरमैन के लिए इलेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब शो ऑफ हैंड जब होता है तो चेयरमैन कहता है चलें जी शो ऑफ हैंड्स करेंगे, कितने लोग इसके फेवर में, कितने लोग फेवर में नहीं है, तो वो खुद से गिनकर इसको जो है वो कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, कुछ 3 4 5 लोग हैं जिनके पास ज्यादा परसेंट वोटिंग पावर है और पीछे 1 1% वाले वोटिंग पावर वाले कोई 30 35 लोग बैठे हुए हैं। तो उधर तो शो ऑफ हैंड से वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास कम वोटिंग पावर है लेकिन वो क्वांटिटी में ज्यादा है। तो अगर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में फोकस करना है तो वो जो मेंबर हैं जिनके पास 10% ज्यादा वोटिंग पावर है वो पोल डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, पोल में क्या होता है कि वोटिंग पावर के हिसाब से हर बंदे के पास वोट होते हैं और फिर जो है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर है तो मेरे पास 10,000 वोट्स हैं। तो इस हिसाब से हर बंदे के पास फिर शेयर्स की हिसाब से वोट होंगे, फिर वोट की क्वालिटी देखी जाएगी कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ठीक है ना। तो पोल जो है वो चेयरमैन भी खुद से करवा सकते हैं या फिर किसी मेंबर के कहने पर जिसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर हो फिर हो सकता है, ठीक है ना। तो चेयरमैन के ऊपर लाजिम है कि 14 दिन के अंदर वो पोलिंग करा ले। फिर पोलिंग जो है वो स्क्रूटनाइज होगी, चेयरमैन खुद करेगा या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव, और जो मेंबर्स ने अपील की थी उनका रिप्रेजेंटेटिव वो जो है साथ में स्क्रूटनी करा होगा। अच्छा, नोटिस के बारे में हमने बातें पढ़ ली कि नोटिस है किस दिन पहले जाता है, इसमें तमाम बातें लिखी जाती हैं। क्या कौन सी बात है कि प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट प्रॉक्सी फॉर्म लगाया जाता है, प्रॉक्सी का राइट हर बंदे के पास है। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो आपने उसके मटेरियल फैक्ट साथ में लगाने हैं, आपने ये बताना है कि ये एजेंडा आइटम है हमारी मीटिंग में। जो एक बंदा 10% ज्यादा वोटिंग पावर रखता है या कुछ मेंबरान 10% ज्यादा वोटिंग पावर रखते हैं तो अपने इलाके में वीडियो लिंक फैसिलिटी भी ऑब्टेन करवा सकते हैं। तमाम चीजें आपने उसमें लिखनी है। अच्छा जी, इसके अलावा रेजोल्यूशन की बात आपने की कि जी रेजोल्यूशन क्या होता है, 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपने उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के देना है। तो ये मीटिंग की तमाम बातें हैं जो हमने डिस्कस की, इसको 3 पेजेस के अंदर हम लेके भी आ गए हैं, काफी अच्छी तरह से माइंड मैप्स के बनाए गए हैं। तो आपने एक दफा इसको रीड करना है और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो है आप इस एरिया में, इसमें आपको अच्छी सारी चीजें जो है वो आपकी केटर हो रही होंगी। अच्छा यार, शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल के चैप्टर में आपको पता है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल एक अलग चीज होती है, ये एक मैक्सिमम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होता है। इसके अंदर अंदर आप जो है वो
शेयर कैपिटल अपना इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो इशूड कैपिटल है इसमें कुछ पेड अप पोर्शन होता है, कुछ अनपेड पोर्शन होता है, लेकिन अब जो लॉ करंटली जो हमारे पास लॉ है, आपको पता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप एक पेड अप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। तो अगर किसी सवाल में कोई अनपेड का जिक्र आए तो, और करंट कंपनी, तो आपको ये बताना है कि जी कंपनी सिर्फ एक फुली पेड अप शेयर्स इशू कर सकती है। सर अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं किसी कंपनी की, तो उसमें कुछ फर्क जो आ रहा होता है अनपेड और पेड अप में, वो क्यों आ रहा होता है? देखें, वो जब इस लॉ के आने से पहले की कहानी है, ठीक है ना। अभी करंटली आप सिर्फ पेड अप कैपिटल ही इशू कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट की, तो हमने बूट कैंप की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर्स की राइट की वेरिएशन होती क्या है, ठीक है ना। तो जब आप शेयर होल्डर्स के राइट की वेरिएशन करना चाहते हैं, तो ये लाजमी है कि आप 3/4 के स्पेशल रेजोल्यूशन से ये चीज को अप्रूव कराएं, ठीक है ना। आप 75% मेजोरिटी से इस चीज को जो है वो अप्रूव कराएं। अच्छा, अगर आपने वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट को अप्रूव करा लिया, उसके बाद किसी मेंबर्स को या फिर मेंबर्स के किसी क्लास को ऐसा लगता है कि यार ये गलत हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट में जाके अपने एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं आपके इस वेरिएशन के खिलाफ। ये जरूरी है कि उनकी एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर जो है वो हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो मेंबर्स हैं ये कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग रखते हो। अच्छा अच्छा, कोर्ट को अगर ऐसा लगा कि यार इन्होंने, कंपनी ने जो वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट जो किया है, इसमें लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और कुछ ऐसे मोटे मोटे फैक्ट्स जो है वो उन्होंने विदहेल्ड कर लिए हैं, या फिर जो प्रपोज्ड वेरिएशन है वो प्रेजुडिशियल है मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए, मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ वो कोई बात कहती है, ठीक है ना, किसी को ऑप्रेस कर रही है, किसी के राइट्स को जो है वो सप्रेस कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, जब अगर कोर्ट उन मेंबर्स के जिन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की वेरिएशन के खिलाफ, उनके हक में फैसला सुना देती है और उस वेरिएशन को नल एंड वॉइड करार दे देती है, तो ये ऑर्डर है ना, आपने कोर्ट का ऑर्डर आपको मिलेगा, ये 15 डेज के अंदर जो है आपने रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। अच्छा देखें, वेरिएशन ऑफ राइट्स एक अलग बात है और ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज को चेंज करना एक अलग बात है। कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल आपका मैक्सिमम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है जिसमें से आप इशू कर रहे होते हैं शेयर्स ना। अभी हमने वेरिएशन की बात की। अच्छा, अब ऑथराइज्ड कैपिटल का क्लॉज आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसमें अपने जो ऑथराइज्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल आपने 1 मिलियन ऑथराइज्ड कैपिटल आपने कराया हुआ है, फॉर एग्जांपल अब आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं? आप स्पेशल रेजोल्यूशन से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा सर, और क्या होता है ये ऑथराइज्ड कैपिटल के क्लॉज को चेंज करने में, और क्या क्या मीनिंग हम इसमें शुमार इसमें कर सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 50 रुपए वाला एक शेयर है। अब आप कहते हैं यार जिसके पास 50 रुपए वाला एक शेयर है, मैं उसको 5 शेयर दूंगा 10-10 रुपए वाले, तो बात तो एक ही हो गई, ठीक है ना, उसका शेयर कैपिटल चेंज नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं आपने शेयर को सब डिवाइड कर दिया। या फिर किसी के पास 10 रुपए वाले शेयर हैं, तो आप बोले यार जिसके पास 10 रुपए वाले 5 शेयर है ना, वो 10 रुपए वाले 5 शेयर की जगह उसको हम 50 वाले एक शेयर दे देते हैं। तो इसको आप कंसोलिडेशन कहते हैं, क्या आपने शेयर को कंसोलिडेट कर दिया। या फिर फॉर एग्जांपल कुछ आपके पास अनयूज्ड शेयर कैपिटल का पोर्शन पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने जो है 1 मिलियन ऑथराइज कराया हुआ था, आपने इशू सिर्फ उसमें 8 लाख शेयर्स किए हैं, तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आप इसको जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं, कैपिटल को डिमिनिश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपने इसकी मेमोरेंडम की अल्टरेशन करनी है, देखें ये वाली तमाम जो ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज है, ये आपको मालूम है कि ये लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तब आप, तो जब आप इसके ऑथराइज्ड कैपिटल के क्लॉज को चेंज करने वाले हैं, मतलब कि आप मेमोरेंडम को चेंज करने वाले हैं। मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन से होती है, और जब आपने इस तरह का कोई ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज में चेंज किया, मेमोरेंडम ऑल्टर किया, तो यू मस्ट फाइल दैट कॉपी टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा देखें, जब जब भी लॉ आपको बताता है जब भी आप में कंसोलिडेशन या सब डिवीजन करेंगे, तो उसके बाद जो वोटिंग राइट्स है वो प्रोपोर्शनली चेंज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वोटिंग राइट्स में चेंज ला रहे हो। तो शेयर कैपिटल आपका एक छोटा सा चैप्टर है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट होता क्या है। आपने एग्जाम में जज्बाती नहीं हो जाना कि शेयर होल्डर्स राइट की एक्चुअली वेरिएशन हो कब रही है, ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ये जो साइड में आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं इसको आप देख सकते हैं, और इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि शेयर होल्डर्स राइट एक्चुअली वेरी कब हो रहे होते हैं। लेकिन खैर इसमें अभी इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने अभी तक नहीं देखा, तो इसमें ज़्यादा आपने फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बस आप ये देखें कि आपने जो है वो ये परसेंटेज का ख्याल रखें कि 10% ऑफ मेंबर्स जो हैं वो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट करने के लिए कम से कम 75% की मेजोरिटी चाहिए आपको।
अच्छा यार, प्रोस्पेक्टस के चैप्टर को डिस्कस करें तो उसमें थ्योरी की चीजें ज्यादा हैं। मैंने मेहनत करके इसको एक चैप्टर के अंदर लेके आ गया हूँ, आपने इसको रीड कर लेना है, तो इंशाल्लाह दैट वुड बी सफिशिएंट टू कवर योर दिस चैप्टर। लेकिन इसमें एक चीज है जिसमें जहां पर बच्चे जो है वो फंसते हैं कि इसमें डेट्स का मामला जो है सर वो हमें समझ नहीं आता। देखिए, प्रोस्पेक्टस आपने पब्लिश करना होता है, आपको पता है कि आपने अखबार में छापना है, ठीक है ना, आपने उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर छापना है। अच्छा ये सर ये क्या है, नॉट लेस देन 7 days और मोर देन 30 days बिफोर द स्टार्ट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। देखो यार, एक ना पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट होती है कि इस दिन से ना पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, ठीक है ना। तो लॉ आपको कहता है कि इससे पहले खींचो 7 days, ठीक है ना। आपने इधर नहीं छापना, मतलब इतनी देर नहीं करनी आपने कि 7 दिन बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है और अब जाके आप प्रोस्पेक्टस अपना पब्लिश करा रहे हो, तो इस एक हफ्ते से पहले पहले आपने छापना है। सर समझ आ गया। अच्छा, एक हफ्ते से पहले पहले छापना है तो कब छापना है, 1 साल पहले छाप दें? नहीं, इधर 30 days खींचो। इस दिन से पब्लिक सब्सक्रिप्शन में कोई 30 दिन बाकी हैं, तो ये ना ये एक बीच का टाइम टाइम फ्रेम हमारे पास जो है ना ये आ गया। अगर आप देखें तो बीच का एक टाइम फ्रेम आ गया, तो आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने अपना प्रोस्पेक्टस छापना है। सर मतलब कि ना इधर ना इधर, ना इतना जल्दी छाप देना है कि आपने अभी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अभी महीना 2 महीने पहले तो आपने 3 महीने पहले छाप दिया, इतना जल्दी नहीं आपने इसको छापना। आपने नॉट मोर देन 30 days बिफोर और नॉट लेस देन 7 days। अच्छा, अब इसमें इसका मतलब क्या है सर, हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब भी आपके सामने डेट आएगी, आपने ये इस तरह का ग्राफिक बना लेना है। पीछे 7 दिन खींचने, इन 7 दिनों में भी नहीं छापना, और 30 दिन पीछे खींचे, इन 30 दिनों से पहले भी नहीं छापना। इसके बीच का टाइम फ्रेम में आपने छापना है। अच्छा सर, फॉर एग्जाम्पल आपने बीच में एक डेट फिक्स कर ली कि आपने इस दिन जो है वो अपना पब्लिक सब्सक्रिप्शन आपने करनी है, तो लॉ आपको कहता है कि इससे एटलीस्ट 21 days बिफोर आपने एसईसीपी से अप्रूवल लेनी है। सर नीचे हम पढ़ते हैं तो अप्रूवल जो एससीपी की है वो कहता है कि 60 days तक वैलिड है और इससे आगे एक्सटेंशन भी पॉसिबिलिटी है। तो सर 60 days का टाइम यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं। तो देखिए, लॉ आपको ये नहीं कहता कि आपने 21 दिन पहले ही ले लेना है, वो कहता है एटलीस्ट 21 दिन पहले। ये नहीं कहता कि 21वें दिन खींचे और इसी दिन लें, ऐसा नहीं है। आप पहले भी ले सकते हैं, आप लेके बैठ जाएं, आप इसकी अप्रूवल लेके बैठ जाएं ताकि जब भी आप छापना चाहें तो छाप सकें। लेकिन ये अप्रूवल कहता है कि 60 days तक वैलिड रहेगी, ठीक है ना। अब आपको ये पिक्चर समझ आ रही है, ये पिक्चर समझ आ रही है, ये टाइम फ्रेम को आप मैच कर पा रहे हैं। देखिए, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब आपकी होनी है तो आपने पीछे 7 दिन खींचे, इन 7 दिन के टाइम फ्रेम में नहीं छापना। फिर पीछे खींचे 30 दिन, इस 30 दिन से पहले भी नहीं आपने छापना। तो ये जो बीच का टाइम फ्रेम है ना, जो हमारे पास ग्रीन एरिया, इसमें आपने छापना है। अब जो भी आपने डेट डिसाइड की है उससे एटलीस्ट 21 days बिफोर आपने एससीपी से अप्रूवल लेनी है। तो डेट्स के प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको ये ग्राफ दैट शुड बी सफिशिएंट, और ये एक पेज आपने थ्योरी की जगह जिसमें आप पढ़ लेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह जो है, क्रिमिनल लायबिलिटी कंपनसेशन वगैरह की चीजें, तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर इंशाल्लाह। अच्छा जी, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस आपका काफी आसान सा चैप्टर है, और इसकी भी हमने जो है एक पेज की समरी आपके लिए प्रेजेंट की हुई है, ठीक है ना। और ये माइंड मैप्स में तमाम सी चीजें कवर होती हैं जो पूरे चैप्टर में है, तो ये 100% की कवरेज ये रखते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन रिलाई ऑन इट, और ये आप इसमें आराम से इसको रीड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आप इसको इसका थीम बताऊं इस चैप्टर का, तो देखें, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कंपनी के जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं वो कंपनी को पावर देते हैं कि कंपनी बोरो कर सकती है, पैसा बाहर से पैसा रेस कर सकती है, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, या फिर जो है वो अपने एसेट्स को मॉर्गेज करके, प्लेज करके, ठीक है ना, वो उसमें से उसके उसके पर्टेनिंग पैसे ले सकती है, ठीक है ना। सर ये प्लेज और मॉर्गेज में फर्क क्या है? देखें, प्लेज हमेशा एक मूवेबल एसेट पे लगता है और मॉर्गेज हमेशा एक इमूवेबल एसेट पे लगता है। मतलब अगर आप बिल्डिंग पे लगाएं तो बिल्डिंग हमेशा मॉर्गेज होगी, या फिर अगर आप किसी अपनी गाड़ी वगैरह पे लगाएं तो वो प्लेज होगा, ठीक है ना। मैं अपने गाड़ी प्लेज कर दी लेकिन आपने बिल्डिंग मॉर्गेज की होगी, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी पर आप गाड़ी प्लेज कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो आपने लेंडर को वो दे दी उसके अपने पोजीशन में, तो फिर क्या होगा ये, फिर क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिक्स चार्ज क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? देखिए, फिक्स चार्ज होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी 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 कंपनी में काफी ज्यादा गाड़ियां हैं, तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की जो गाड़ी है वो टोयोटा करोला की अगर हम बात करें,
तो पूरी अगर आप जितनी कंपनी में टोयोटा करोला है, जितने एसेट्स हैं इसके, फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो अगर पूरी इस क्लास ऑफ एसेट्स पर अगर आप चार्ज लगाएंगे तो वो कहलाएगा फ्लोटिंग चार्ज। लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक मखसूस गाड़ी पे लगाते हैं जिसका चेसिस नंबर आप बता दें कि जी फला फला चेसिस नंबर है इसका, तो फिर ये कहलाएगा आपका फिक्स चार्ज, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी कि हर कंपनी के पास ये बोरिंग पावर है कि कंपनी जो है वो प्लेज करके, मॉर्गेज करके, चार्ज लगा के उसके पर्टेनिंग बोरोइंग कर सकती है, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के ऊपर ये लाजिम है कि पब्लिक कंपनी जब भी बोरोइंग करना चाहे तो वो तभी कर सकती है जब वो तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पब्लिक कंपनी बोरोइंग करना चाहती है तो आप उसका उसके आपने इसमें लाजमी लिखना है कि पब्लिक कंपनी सिर्फ बोरो कर सकती है जब तमाम डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें तो मॉर्गेज और चार्ज में बात कर ली कि भई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, गुडविल पे भी लग सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी लग सकता है। लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, आपके बैंक के डिमांड ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, आपके बैंक के पे ऑर्डर होते हैं, आपके चेक्स होते हैं, वो कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी भी मॉर्गेज ट्रीट नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। मॉर्गेज कभी भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता क्योंकि मॉर्गेज के जो पीछे थीम ये है कि आप उसको बेच करके अपना पैसे रिकवर कर सकें। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो कभी भी जो है वो मॉर्गेज की सूरत में नहीं आ सकता। सर पे ऑर्डर तो सिक्योर्ड होता है, तो वो फिर तो पेमेंट ही हो गई ना, वो तो कभी मॉर्गेज थोड़ी हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। आपने जो है जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है इसका, ये 30 डेज ध्यान में रखना है कि कंपनी के ऊपर लाजिम है कि जब भी कोई मॉर्गेज ऐसा क्रिएट हो, चार्ज ऐसा क्रिएट हो, तो उसने रजिस्ट्रार को उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पर्टिकुलर सबमिट करने हैं और वो 30 दिन के अंदर-अंदर किए जाने हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये रेक्टिफिकेशन हो जाता है रजिस्टर मेंबर्स का, अगर आप उसकी रेक्टिफिकेशन करना चाहें, तो ये जो है ना, आपने इसमें एक दफ़ा इसको ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है ना? बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लेना। बाकी मॉर्गेज एंड चार्जेस में ऐसा कुछ है नहीं, ये काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है और इसमें थ्योरी की चीज़ें हैं जो कि हम वैसे ही एक पेज पे ले आए हैं, तो आपने बस इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें बस इस हिसाब की सारी बातें हो रही होंगी। अच्छा जी, आपके पास एक और चैप्टर है तो छोटा-सा लेकिन थोड़ी टेक्निकल चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर एक अच्छा खासा इसमें आपका सवाल बन सकता है। तो आपके पास चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। माइंड मैप्स अगर आप देखें तो एक पेज के अंदर ही है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी तमाम चीज़ें जो है फिंगर टिप्स पे आ जाएँ, ठीक है ना? तो कुछ चैप्टर्स होते हैं इसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं लेकिन काम की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन है छोटा चैप्टर लेकिन उसमें काम की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से ही पैसा दे सकती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है प्रॉफिट्स थ्रू डिविडेंड्स, तो ज़रूरी ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से दें। सर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, 3 चीज़ें आती हैं, चौथी कोई चीज़ नहीं। पहली चीज़ क्या है? करंट ईयर के प्रॉफिट्स, ठीक है जी। सर, दूसरी चीज़ क्या है? पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स जो कि रिटेन्ड अर्निंग में पड़े हुए हैं, ठीक है जी। सर, तीसरी चीज़ क्या है? फ्री रिज़र्व्स। देखिए, मैं जर्नल रिज़र्व्स नहीं कह रहा, मैं फ्री रिज़र्व्स कह रहा हूँ। जर्नल रिज़र्व से आप डिविडेंड्स नहीं दे सकते, रीवैल्यूएशन सरप्लस से डिविडेंड नहीं दे सकते, हेजिंग रिज़र्व से नहीं दे सकते, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से नहीं दे सकते, कैपिटल रिज़र्व से नहीं दे सकते, किसी भी तरह के रिज़र्व से नहीं दे सकते। सिर्फ़ अगर एक टर्म आए एग्ज़ाम में, फ्री रिज़र्व्स। फ्री रिज़र्व्स ऐसा रिज़र्व होता है जिसको आपने किसी भी कैटेगरी में नहीं किया। जर्नल रिज़र्व्स की भी एक कैटेगरी होती है कि आपने जनरल कामों के लिए रखा हुआ है, लेकिन फ्री रिज़र्व एक ऐसा रिज़र्व है जो मतलब इज़ इक्वल टू प्रॉफिट है वो। उसको आपने किसी भी रिज़र्व में कैटेगराइज़ अभी तक नहीं किया। तो एग्ज़ाम में जब भी डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल आए तो आपने देखना है करंट ईयर के प्रॉफिट, पास्ट ईयर के प्रॉफिट थ्रू रिटेन्ड अर्निंग और फ्री रिजर्व, ज़बरदस्त। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से बात आ गई। अच्छा, अब इसके अलावा आपने या तो कैश में देना है या फिर इन काइंड में दे सकते हैं। सर देखिए, इन काइंड की जहाँ भी बात आए ना, तो सिर्फ़ उसकी जगह आप एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर लाज़िम है कि आप तो कैश में दें, या फिर अगर आप कैश के अलावा किसी चीज़ में देना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपके पास किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो सिर्फ़ आप वो दे सकते हैं उनको, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रोहिबिट करते हैं डिविडेंड देना। फॉर एग्ज़ाम्पल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो है, उसके आर्टिकल्स प्रोहिबिट करते हैं कि आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड इश्यू नहीं कर सकते। तब तो आप डिविडेंड नहीं इश्यू करेंगे, वरना हर कंपनी के पास ये पावर है डिविडेंड इश्यू करने की। देखिए, आपके एग्ज़ाम में ना एक क्वेश्चन आ सकता है फड्डे का। फड्डा ये हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स में फड्डा हो गया।
डायरेक्टर्स ने कहा कि हम इतना डिविडेंड प्रपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 12% डिविडेंड प्रपोज करते हैं, शेयर होल्डर ने कहा नहीं हम 15% चाहिए। तो देखा जाए तो शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर है, सारा पैसा सारी इक्विटी है ही शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स चाहें तो भाई हम देखते हैं हर चीज में जनरल मीटिंग के अप्रूवल सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन इधर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि जितने डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं अप्रूव करवा सकते, ठीक है ना। तो अगर तो डायरेक्टर ने 12% करा दिया तो शेयर होल्डर चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहे 100% वोटिंग मेजोरिटी से भी ये पास करा लें तो 12% से ऊपर डिविडेंड नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि लॉ कहता है कि कंपनी डायरेक्टर्स चला रहे हैं, शेयर होल्डर्स को नहीं पता कि कंपनी में जो है वो क्या मामला है। डायरेक्टर्स जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, तमाम चीजें, क्या उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, क्या लाइबिलिटी, क्या किस चीज उन्हें पूरी करनी है। तो इस हिसाब से डिविडेंड शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, ठीक है जी। अच्छा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, कोई लैंड है, तो आप उसको अगर बेच के उसमें से जो प्रोसीड्स आए वो आप अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहें तो लॉ आपको मना करता है कि जी आप नहीं दे सकते। अच्छा, कौन सी कंपनी दे सकती है सर? सिर्फ एक ऐसी कंपनी दे सकती है जिसका काम ही यही है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना, उसका वो बेचना और उसमें जो प्रॉफिट है वो कमाना। तो सिर्फ एक ऐसी कंपनी ही उस तरह का प्रोसीड को डिविडेंड बना के दे सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से, जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही ये हो। लेकिन लॉ एक ऐसी कंपनी जिसकी हम बात करें उसको कहता है भाई रुको, बिफोर यू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव एडजस्टेड द लॉसेस पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि अगर आपने पिछली दफा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची थी उसमें कोई लॉसेस आए थे तो पहले आप उसको नेट ऑफ कर लो बिफोर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगो। तो आप इसको वापस समझिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से कोई भी कंपनी जो है वो उससे डिविडेंड नहीं दे सकती। सिर्फ एक ऐसी कंपनी दे सकती है जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही ये हो, लेकिन जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो उसको भी लॉ कहता है पहले आप लॉसेस जो है वो सेट ऑफ कर लो, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए बुक क्लोजर क्या होती है। बुक क्लोजर ये होती है कि आपने आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट आप करते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा है। आपने उस देखिए अब शेयर ट्रांसफर भी चल रहा होता है कि मेरा शेयर था मैंने किसी और को बेच दिया, फिर उसका नाम रजिस्टर में आना चाहिए, तो इस चीज में टाइम लगता है ना, ठीक है। तो बुक क्लोजर कंपनी करती है ताकि जी आसान रहे कि भाई आज से हमने अपनी किताब बंद कर दी, अब इस किताब में आज की डेट तक जो मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड दिया जाएगा। बीच में ट्रांसफर जो है आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी जो है उसी बंदे को शेयर देगी जिसका जो है वो नाम उसमें आ रहा है। कंपनी जो है वो ट्रांसफर को रोकने के लिए या फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करती कि बुक क्लोजर के दरमियान जो है वो ट्रांसफर हो रहा हो। इसीलिए जो आपने नोटिस पहले देना होता है, एटलीस्ट 7 डेज पहले नोटिस देना होता है सबको कि हम जो है बुक क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। और कंपनी सिर्फ साल में 30 दिन से ऊपर अपनी बुक क्लोजर नहीं कर सकती। अगर जो है एक एससीपी एडिशनल डेज देना चाहे तो 15 दिन एडिशनल दे सकती है, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी के ये नोटिस साथ साथ आपने अखबार में भी छापने ऐड लगा के। अच्छा, वंस डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो डायरेक्टर जो है उसकी पेमेंट नहीं रोक सकते। देखें, अगर आप ही कंपनी के मसले चल रहे हैं तो इट इज कंपलसरी कि आप पहले देख लें, आप डिविडेंड एक दफा अनाउंस कर दें, डिक्लेयर कर दें, उसके बाद डिविडेंड देने से पीछे आप नहीं हट सकते। अगर आप पीछे हटेंगे तो आपका सीईओ जो है वो जेल जाएगा और 5 साल तक जो है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं रह सकता, ठीक है ना। अच्छा, कुछ केसेस होते हैं जिसमें आप डिविडेंड नहीं देना चाह नहीं नहीं दे सकते। वो कौन कौन से रीजन है सर? देखिए, अगर शेयर होल्डर में डिस्प्यूट चल रहा है कि किसके नाम पे शेयर है, ठीक है ना, या फिर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ने खुद ही इस बात की डायरेक्शंस दी हैं कि मेरी पेमेंट अभी नहीं करो, फॉर एनी रीजन उसने खुद से लिख के दिया कि मेरी पेमेंट अभी ना करो, इन केसेस में तो आप जो है पेमेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। हमने पढ़ लिया कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को पैसे देते हैं। अच्छा, अब आपने विथहोल्ड नहीं करना तो आपने पेमेंट कब करनी है? देखें, पेमेंट आपने करनी है विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन, विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन फॉर फाइनल डिविडेंड्स। और अगर इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है तो बुक क्लोजर से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने जो है वो इंटरिम डिविडेंड डिविडेंड जो है वो दे देना। अच्छा, बुक क्लोजर कब होगी? लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ को बताता है कि बुक क्लोजर यू शैल इंश्योर बुक क्लोजर विद इन 15 डेज ऑफ डिक्लेरेशन बाय द बोर्ड, ठीक है ना। बोर्ड की डिक्लेरेशन हुई, अब उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने बता देना है कि मैं बुक क्लोजर कर रहा हूँ। अच्छा, 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप बुक क्लोजर करेंगे तो आपको 7 दिन पहले जो है वो नोटिस दे देना है। तो ये बात शुरू के 10 डेज में क्लियर हो जाएगी, बल्कि शुरू के
7-8 डेज में क्लियर हो जाएगी कि क्या तो बुक क्लोजर होनी है नहीं होनी है। अगर बुक क्लोजर होनी है तो जी बुक क्लोजर से आप 10 दिन खींचेंगे, अगर बुक क्लोजर नहीं होनी तो इंटरिम डिविडेंड भी जो है वो डिक्लेरेशन से 10 दिन खींच रहे होंगे। ये बात जो मैंने अभी कही है, इसको अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको वापस रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरिम डिविडेंड की डेट कहाँ से खींचनी है, ठीक है ना। बुक क्लोजर हुआ तो उससे 10 दिन, बुक क्लोजर नहीं हुआ तो डिक्लेरेशन से 10 दिन। सर में पता कैसे चलेगा हो रहा है नहीं हो रहा? तो 7-8 डेज के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर ही बात क्लियर हो जाएगी। डिक्लेरेशन तो 7-8 डेज के अंदर ही बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि नोटिस 7 दिन पहले सर्व करना होता है बुक क्लोजर से, और बुक क्लोजर आपने 15 दिन के अंदर करवा लेनी है, ठीक है जी। तो अगर बुक क्लोजर 15 दिन के अंदर हो जानी है तो मतलब उससे पिछले 7 दिन खींचे तो आपको पता लग जाएगा बुक क्लोजर होनी है या फिर नहीं होनी। हमने जो डिविडेंड का लेक्चर किया था बूट कैम्प, उसमें हमने चीजें डिटेल से देखी थी। अच्छा जी, अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो आपको लॉ कहता है कि डिविडेंड जो है आपने डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं, ठीक है ना। अगर अदर देन लिस्टेड की बात हो रही है तो आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, डिविडेंड वारंट दे सकते हैं, या फिर क्रॉस चेक दे सकते हैं। सर क्रॉस चेक की बात हो रही है, अगर एग्जाम में कैश चेक आया तो आप उसको बोलेंगे कैश चेक तो इन एनी सर्कमस्टांसेस आप नहीं दे सकते। लिस्टेड केस में आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करना है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। दूसरे केस में प्राइवेट हो अनलिस्टेड हो, आपने क्या करना है, 3 ऑप्शन है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वारंट दे सकते हैं, या क्रॉस चेक दे सकते हैं, कैश चेक नहीं दे सकते। अच्छा, कंपनी जो है वो शेयर रजिस्ट्रार और पेइंग एजेंट भी अपॉइंट कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो काम जो अमूमन बैंक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 10 आपके सामने, इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनीज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगा। अगर आपने इसकी बूट कैम्प में क्लास नहीं ली तो देखें यार, इसमें जो एसोसिएट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, दैट इज एंटायरली डिफरेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट कंपनी दैट यू स्टडी इन योर FR2। आप अकाउंटिंग में जो एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट देखते हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसमें लॉ आपको, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज। मतलब कि अगर एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है अपनी ऐसी कंपनी में जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 इन्वेस्ट एसोसिएटेड कंपनीज की डेफिनेशन में पूरे उतरती हैं, तो फिर हम क्या क्या उसमें चीजें अप्लाई करेंगे तो हमने वो देखनी है, ठीक है ना। तो बिफोर गोइंग इनटू द प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, पहले हम ये देख लें कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 एसोसिएटेड कंपनीज क्या है। तो वो अकाउंटिंग वाली नहीं है जिसमें आपको पता था कि 30% ज्यादा हम किसी में अगर वो कर लें कि एक होली ओन सब्सिडरी होती है और एक ऐसी सब्सिडरी होती है कि जिसमें 50% से ज्यादा होल्डिंग हो हमारी, और 30 से ज्यादा होल्डिंग हो तो एसोसिएट बन जाती है। ये वो वाली एसोसिएट कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम अभी पढ़ने वाले हैं कि एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो देखिए ये दो कंपनी है, कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। हम अगर इनको एसोसिएट के रिश्ते में जोड़ना चाह रहे हैं, अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों कंपनी एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनी है, तो इसके लिए लॉ ने 3 क्राइटेरिया बताए। पहला क्राइटेरिया, इनमें तीनों में से एक भी क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो मतलब कि आप ही ये दोनों कंपनी एसोसिएटेड कंपनी है, और अगर ये एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वही वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज में अप्लाई होते हैं, वो जो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये दो कंपनी किस तरह से एसोसिएट होंगी। तो अगर ये कंपनी ए और कंपनी बी आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हो तो ये जरूरी है कि बीच में एक बंदा हो, कि बीच में एक बंदा हो, और इस बंदे की बीच के रिलेशनशिप की वजह से, इस बंदे के म्यूचुअल रिलेशनशिप की वजह से ये दोनों एसोसिएट कंपनी बनती है। ऐसा क्या रिलेशनशिप हो कि ये बंदा एक कंपनी में ओनर है, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, एक कंपनी का ओनर है, दूसरी कंपनी में पार्टनर है, एक कंपनी डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में पार्टनर है। तो एक कंपनी में ओनर हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, दूसरी कंपनी में ओनर हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, ये बीच का बंदा क्योंकि सेम है, तो इसके इस बंदे के होने की वजह से ये दोनों कंपनी जो है वो एसोसिएट कंपनी कहला रही होंगी, और इनके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे। अच्छा, या तो एक और है कि उसके पास जो है वो 20% शेयर कंपनी के हों या 20% शेयर से ज्यादा इस कंपनी के हों। अच्छा, ये शेयर जो है वो डायरेक्टली भी हो सकता है कि इसके अपने पास हो, या इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि इसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास हो। तो इन चार में से कोई बात यहाँ हो या इन चार में से कोई बात यहाँ हो, इधर में शेयर्स हैं, इसमें ओनर है, इसमें डायरेक्टर है, इसमें पार्टनर है, इसमें शेयर्स हैं, इसका डायरेक्टर है, तो वो जो है ये एसोसिएट के रिश्ते में आ जाएंगी दोनों कंपनी। या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि यार ये दो कंपनी एसोसिएटेड कंपनीज हो कि अगर एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग हो, एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी हो, या दोनों की कॉमन होल्डिंग हो, या ये दोनों एक ही होल्डिंग की सब्सिडी दोनों सब्सिडरीज हो। तो इस तरह से अगर कॉमन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है तो ये भी एसोसिएट कहला रही होंगी। अच्छा, या फिर एक कंपनी मुदारबा कंपनी है जिसको दूसरी कंपनी ने मैनेज किया हो,
फॉर एग्जाम्पल कंपनी बी इज अ मुदारबा कंपनी और इसको कंपनी ए ने मैनेज किया हुआ है, तो इसके इस सिलसिले में भी ये इस प्रोविजन में आ रही होगी। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? जो डायरेक्टरशिप हमने देखी थी, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कि देखिए, अगर डायरेक्टर हो जो गवर्नमेंट का अपॉइंट करता हो या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। कॉमन डायरेक्टरशिप्स वाया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो इसमें शामिल नहीं होंगी, ना तो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। अच्छा, अगर शेयर्स हमने देखा कि एक कम बंदा है या फिर एक एंटिटी है, उसकी दोनों कंपनी में शेयर्स हैं 20% से ज्यादा, तो वो दो कंपनी एसोसिएट कंपनीज हो जाएंगी। लेकिन अगर वो जो बंदा है या जो एंटिटी है वो या तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का ओन करता है, तब ये इसके एक्सेप्शन में आएगा, तब ये एसोसिएट कंपनी नहीं कहला रही होंगी। फॉर व्हाट इफ कंपनी ए में भी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर्स हैं, कंपनी बी में भी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर्स हैं, तो अमूमन तो होता है कि बीच में अगर कोई बंदा हो या कोई एंटिटी हो जिसकी कॉमन शेयर होल्डिंग हो 20% ज्यादा, तो वो एसोसिएट बना देती है उन दोनों कंपनी को। लेकिन इस केस में क्योंकि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता गवर्नमेंट का ओन करता, तो उस केस में भी ये एक्सेप्शंस में आ रहे होते और एसोसिएट नहीं बना रहे होते। अच्छा, ये शेयर्स अगर सेंट्रल डिपॉजिटरी के नाम पर है, तो हमें पता है सेंट्रल डिपॉजिटरी के नाम पर हो, लेकिन बेनिफिशियल ओनरशिप तो वही होते हैं जिसके वो शेयर्स होते हैं, तो इस केस में भी ये एसोसिएट नहीं बन रहे होंगे। अच्छा, हम आगे चलें तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पर आते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास ये काम की बातें ये हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं अगर खुद इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टली खुद या फिर इनडायरेक्टली थ्रू उसके रिलेटिव्स, तो वो उस मीटिंग कि जब डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो एजेंडा आइटम डिस्कस हो रहा होगा, तो वो उसमें वोट नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इवन डिस्कशन में भी नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा आइटम है जिसमें ज्यादातर डायरेक्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग से ही मेंबर से ही आपने अप्रूव करानी होगी। अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हमारे पास दो इसमें एक्सेप्शंस हैं कि अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि किसी पब्लिक कंपनी की ना होल्डिंग है ना सब्सिडरी है, तो उसको ऊपर जरूरी नहीं है भाई आपके डायरेक्टर जो दिल चाहे करें, आप एक प्योर प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। अच्छा, या तो आपके डायरेक्टर ने एज अ कंपनी का श्योरिटी कुछ काम किया था और कंपनी की तरफ से कुछ पैसे वैसे दे दिए थे, अब उसकी इंडेमनिफिकेशन की बातचीत हो रही है और उस डिस्कशन में बैठना चाहे तो बैठ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हमें पता है। अच्छा, अगर डायरेक्टर जो है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूस नेचर का है, तो वो चाहे तो जनरल नोटिस दे सकता है कि भाई फला फला कंपनी जो है उसमें मेरा इंटरेस्ट है, अगर आप उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन एक कंटिन्यूस नेचर पे करना चाहते हो तो मैं बता दूं थ्रू अ जनरल नोटिस कि मेरा इस कंपनी के साथ रिलेशनशिप है। तो वो जो नोटिस होगा वो सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड होगा, और ये वाला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इसके एंड होते ही ये वाला नोटिस जो है एक्सपायर हो जाएगा और फिर उसमें एक फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में एक फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा जी, हमने ऊपर समझा था कि एसोसिएट कंपनीज क्या होती हैं, आपको इस क्राइटेरिया पे समझ आ गई। ऐसी दो कंपनी जो इस क्राइटेरिया पूरा होते हैं वो दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहला रही होंगी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है जो दोनों कंपनी एसोसिएटेड में के क्राइटेरिया पूरा उतरती हैं, तो ये बात लाजिम है कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट ने आप स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करवाएं मेंबर से, फिर ये करवाएं। और दूसरा दूसरा एक बात इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपकी उस इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आ रहा है, ROI आ रहा है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इट शैल बी हायर ऑफ व्हाट, या तो बोरिंग कॉस्ट आपकी बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होगा कि बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें, हुआ तो हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन आ रही होगी, ठीक है ना, उसमें आपने इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ लोन कर देना तो बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इतनी कोई हाई फाई बोरिंग कॉस्ट नहीं आ रही होगी आपके पास ना, कैलकुलेशन उसकी थोड़ी बहुत आ रही होगी, तो अगर आप उसको डील कर लीजिए, घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो हायर ऑफ बोरिंग कॉस्ट या फिर ऐसा रेट जो कमीशन ने स्पेसिफाई किया। अच्छा, कमीशन ने क्या रेट स्पेसिफाई किया होगा वो आपको एग्जाम में आपको खुद बताएगा। तो ये अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी आपस में एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो ये लाजिम है कि उनका ROI जो है वो हायर ऑफ बोरिंग कॉस्ट हो या फिर द रेट दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। ठीक है जी, हमने ये बात देख ली, हमने इसमें ये बात देख ली। अच्छा देखें, अब कंपनी लॉ कहता है कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करे वो उसको अपने अपने नाम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी अल्फा लिमिटेड किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, तो वो इन्वेस्टमेंट के जो शेयर्स होंगे इट मस्ट बी इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड, किसी और के नाम पे आप शेयर्स नहीं रख सकते, अपने नाम पे रखना है। अच्छा, इसमें कुछ अलाउड एक्सेप्शन हैं। क्या मतलब अलाउड एक्सेप्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में अपना रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बिठाना चाह रहे हैं और उस कंपनी में क्वालिफिकेशन शेयर्स का कॉन्सेप्ट है। सर, क्वालिफिकेशन शेयर्स वो होते हैं कि उस कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर हमारी कंपनी में कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो ही मस्ट हैव इतने इतने अमाउंट ऑफ शेयर उसके पास होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्वालिफिकेशन शेयर्स कहलाते हैं, ठीक है।
तो उसके पास अगर क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं है, क्योंकि वो तो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपने अपने शेयर्स में अल्फा लिमिटेड ने उसका नाम रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे लिख दी, क्योंकि डायरेक्टर तो एक नेचुरल पर्सन ही हो सकता है, तो क्वालिफिकेशन शेयर्स आपने उसके नाम पे रख दिए। या फिर स्टैंडर्ड डिपॉजिटरी के नाम पर है, तो उसमें भी अलाउड एक्सेप्शन है, क्योंकि आप जो सीडीसी में शेयर रखते हैं तो वो सीडीसी के नाम पे रख सकते हैं आप, तो उसमें आप बेनिफिशियल ओनरशिप तो आपकी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि कंपनी की एक सब्सिडरी है और उसकी सब्सिडरी में शेयर्स हैं, तो एक जो आपका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का कॉन्सेप्ट था कि पब्लिक अनलिस्टेड सब्सिडरी फॉर एग्जांपल आपकी, तो मिनिमम नंबर 3 मेंबरान कम से कम होने चाहिए, तो आपने किसी भी नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए शेयर्स के, ताकि आपका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो स्टैच्यूट लिमिट से कम ना हो जाए। तो इस केस में तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना यू मस्ट पोजेस योर शेयर इन योर ओन नेम। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो एसोसिएट के क्राइटेरिया पे तो पूरी नहीं उतर रही होंगी, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में बिल्कुल आ रही होंगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आई तो उसमें रिलेटेड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। रिलेटेड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट पहले हम देखते हैं, रिलेटेड पार्टी किस किस को कहते हैं, या डायरेक्टर हो या उसका रिलेटिव हो, की मैनेजरल पर्सन हो या उसको रिलेटिव हो, एक फर्म है जिसमें जो हमारा डायरेक्टर है और वो वहाँ पार्टनर है, तो वो फर्म हमारी रिलेटेड पार्टी है। एक प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर हमारा डायरेक्टर जो है वो उस कंपनी का डायरेक्टर भी है और उस कंपनी मेंबर भी है। वो उस कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर भी है, या फिर एक पब्लिक कंपनी है जिसमें आपके डायरेक्टर के जो है वो कुछ एक पब्लिक कंपनी जिसमें आपका जो डायरेक्टर है वो दूसरी जगह जो है उसका उसके शेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा सीईओ है किसी कंपनी का जो आपकी बात सुनता है, जो आपकी बात सुनता है, आपके डायरेक्टर की बात सुनता है और उसकी कहने पर सारे काम कर रहा होता है, तो वो सीईओ, जिस कंपनी का सीईओ कंपनी आपके रिलेटेड पार्टी हो गई, तो ये आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। अच्छा, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो हमें बोर्ड अप्रूव पॉलिसी से जाना है। हमें रिलेटेड पार्टी के साथ वही सब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो कि बोर्ड अप्रूव पॉलिसी हो। तो एग्जाम के लिए ना, ये जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ ना इस एक कैप्सूल में, वो आपने याद रखनी, एग्जाम में आपको काम आएंगे, ठीक है ना। बोर्ड अप्रूव पॉलिसी आपने लिख दिया एग्जाम में, समझिए कि आपको आता है। रिलेटेड पार्टी, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो है ये तमाम तमाम जो है ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बातें। अच्छा, इसमें ये जो रेक्टिफिकेशन वाली बात है कि फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर के पास आपने एक पावर दी हुई है कि एक डायरेक्टर जो है वो 10 मिलियन से ऊपर की ट्रांजेक्शन खुद नहीं कर सकता, इससे नीचे नीचे खुद कर सकते हैं, अगर 10 मिलियन से ऊपर की करेंगे तो उनको जो है बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्ट 10 मिलियन से ऊपर की ट्रांजेक्शन करने की सकत नहीं रखता लेकिन करके आ जाता है, अब बोर्ड के पास दोनों ऑप्शन है। बोर्ड के पास तो ऑप्शन है कि बाय लॉ ठीक है भाई, हमने तो आपको मना किया था, आपने क्यों ट्रांजैक्शन कर ली, तो हम आपकी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर उसने ट्रांजैक्शन कर ली और बोर्ड चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकता है विद इन 90 डेज, ठीक है ना। रेटिफिकेशन मतलब चलो आपको करने का हक तो नहीं था लेकिन आपने कर लिया, हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, ठीक है ना। तो ये 3 पेज का माइंड मैप भी है, काफी आसान सा, आपने इसको पढ़ भी लेना है, और इसमें यही तमाम जो टेक्निकल चीजें हम हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा जी, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2017 का आपके पास। इसमें जो है वो बड़ी बेसिक सी बातें हुई हुई हैं जो आपको पहले से पता है कि जी कंपनी जो है वो लिमिटेड कंपनी जो होता है उसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मेंबर्स ने अपने घर से पैसे नहीं लाने होते। अच्छा जी, आपको पता है कंपनी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, मतलब कंपनी ने अगर वाइंडिंग अप में जाना है तो उसने अपने तमाम एसेट्स को बेच के जो है वो क्रेडिटर्स के डेट्स उतारने हैं, लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मेंबर्स ने अपने घर से कोई पैसे वैसे नहीं लाने, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उस हद तक लिमिटेड है जितना उनका पेड अप कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल उनका जो है वो होता है। अच्छा जी, हमें ये भी पता है कि मेंबर्स एक अलग एंटिटी है, कंपनी एक अलग एंटिटी है। कंपनी को जो है वो एक परपेचुअल सक्सेशन होती है, मेंबर आते रहे चाहे जाते रहे, कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा जी, आपको ये भी पता है कि डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी भी लिमिट होती है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी बता दी जाए उनके अपॉइंटमेंट की तरफ, तो उनके अपॉइंटमेंट के वक्त की जी आपकी लाइबिलिटी इन केस में अनलिमिटेड होगी और वो इस बात पर अपना कंसेंट दे दें, तो वो आपको पता है कि वो लाइबिलिटी उनकी उस वक्त अनलिमिटेड हो रही होती है। अच्छा जी, सबसे बड़ी बेसिक सी बात है कि कंपनी होती क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, पब्लिक कंप अच्छा एक चीज आप देख लें, पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में दोनों में फर्क है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो एक नॉर्मल कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जबकि पब्लिक सेक्टर कंपनी एक सरकारी इदारा होता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होती है जिसमें मेजॉरिटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो एक सरकारी इदारा। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी इदारा,
पब्लिक सेक्टर कंपनीज एक सरकारी कंपनी, ठीक है ना, और आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी नॉर्मल कंपनी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। अच्छा, इस केस में आपको ये पता है कि होल्डिंग कंपनी वो जो जिसने दूसरी कंपनी के 51% ज़्यादा शेयर एक्वायर किए हुए हैं, ठीक है ना? और होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी होती है जिसके 100% शेयर्स आपके पास हों, ठीक है? इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको अथॉरिटीज़ अंडर कंपनी सेक्टर बताया हुआ है, एससीपी और रजिस्ट्रार का। इसमें हम असल में होता ये है, इतने बड़े चैप्टर को देख के घबरा जाते हैं कि इसमें क्या-क्या बातें हैं और हम हमें एक दिन में खलासी रहती है कि शायद ये चैप्टर हमने अच्छी तरह कवर नहीं किया, इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर करता है। जबकि ये वाली जो बातें हम थ्रू आउट द कोर्स ही थोड़ी-थोड़ी करके डिस्कस करते रहते हैं। हम सबको पता है कि एससीपी क्या है, रजिस्ट्रार क्या है, तो इसमें कोई ख़ास ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है ना? तो आपने इसको स्किम कर लेना है कि भई होता क्या है, बोर्ड क्या होता है, मेंबर्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, सारी बात। अच्छा, इसमें जो एक अलग सी बात है वो है एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की, तो इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। माइंड मैप्स मैंने इसको आधे आधे पेज पे इसको हम लेके आ गए हैं, ठीक है ना? इसमें आपको बताते हैं कि लाइसेंस का क्राइटेरिया क्या है, ये आपने कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलिजन, हेल्थ या एजुकेशन के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो सकता है, अगर आपने जो है कि कंडीशंस मीट नहीं की, ठीक है ना? और आपको रिवोकेशन से पहले का अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलेगी, और रिवोकेशन जब हो जाए तो आपने तमाम एक्टिविटीज़ अपनी बंद कर देनी है, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना है, आप वेंडिंग प्रोसीडिंग में चले जाना है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है, और आपके मेंबरान जो हैं वो 5 साल तक किसी भी कंपनी में जो है वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना? फिर बराबर में पतली सी लाइन में आपके पास आ रहा है कंपनी की रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, ठीक है ना? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपने फाइल करने हैं रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है ना? आपकी जो है वो इसमें हर कंपनी जो है जिसमें 20 से ज़्यादा मेंबर हैं, वो पार्टनरशिप फर्म के तौर पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत एक कंपनी बनानी पड़ेगी। इसमें 4 एक्सेप्शन आपके पास, कुछ सोसाइटीज़ हैं, जॉइंट फैमिली बिज़नेस हो, वकील हों, ऑडिटर्स हों, ये तमाम चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है ना? वही तमाम बातें बताई हुई आपने, इसमें कोई भी इतना कोई ख़ास कोई ऐसी बात है नहीं, आपने इसको स्किम कर लेना है, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। अच्छा जी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के चैप्टर को अगर हम देखें तो यार ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं जो कि आपके सिनेरियो बेस्ड पेपर के लिए आ रही हो। इस लंबे चैप्टर को मैंने एक पेज के अंदर ले आया हूँ माइंड मैथ्स में, तो बस आपने इसको ये पढ़ लेना है तो दैट वुड बी सफिशिएंट। बस इसमें जो एक टेक्निकल बात है वो है कि आप देख लो। वो बात ये है कि देखो, आपके आर्टिकल्स हैं एक तरफ, और आपके एक तरफ है कंपनीज एक्ट या फिर कोई दूसरा लॉ। आर्टिकल्स और लॉ, अच्छा देखो, आर्टिकल्स को हमें पता है, आर्टिकल्स कंपनी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी के बायलॉज हैं, कंपनी का अपना जो है वो कानून है, ठीक है ना? अच्छा देखो, अब ना कंपनीज एक्ट या फिर कोई भी लॉ क्या करता है आपको, यार ये ना एक वाइडर सर्कल बता देता है कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, इससे बाहर आपने नहीं जाना, इससे बाहर आपने नहीं जाना। देखो अब ना, आर्टिकल्स अगर इससे बाहर की कोई बात करें तो दैट शैल बी वॉइड, ठीक है ना? अगर आर्टिकल्स इसके अंदर की बात करें तो बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये लॉ बताता है कि आर्टिकल्स इसको मज़ीद कन्फाइन तो कर सकते हैं। ये मतलब ये लॉ ने आपको बाउंड्रीज़ दी हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स इसको और कन्फाइन कर दे कि बस आपने इस एरिया के अंदर रहना है, जो जो इन बिटवीन एरिया इसके अंदर रहना है। तो फिर तो ठीक है। सर ये आप अपनी बात को किसी एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यार, अगर आप डायरेक्टर्स केस में देखते हो, तो आपको डायरेक्टर्स में पता है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो क्या तो आर्टिकल्स ये बोल सकते हैं कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स में काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आर्टिकल्स ये कह सकते हैं कि 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए? बिल्कुल ठीक है। सर अगर आर्टिकल्स ने कहा 4 डायरेक्टर और लॉ ने कहा 3 डायरेक्टर, तो किसकी बात सुनेंगे? आर्टिकल्स की। सर आर्टिकल्स ने कहा कि 2 डायरेक्टर, लॉ ने कहा 3 डायरेक्टर, तो किसकी बात सुनेंगे? लॉ की। तो लॉ ने अगर मिनिमम बात बताई है तो उसको बेस लाइन बना के उससे ऊपर-ऊपर कहीं भी आप खेल सकते हैं। लॉ ने अगर मैक्सिमम लाइन बताई है, फॉर एग्जांपल कि ये काम आपने विदिन 14 डेज कर लेना है, तो क्या आप 13 दिन के अंदर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने अपने आर्टिकल्स में लिख लिया कि ये काम हम 7 दिन के अंदर करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या आप आर्टिकल्स में ये लिख सकते हैं ये काम हम 21 दिन के अंदर करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर लॉ ने मिनिमम क्राइटेरिया बताया तो उसको आप बेसलाइन बना के उसके ऊपर-ऊपर कहीं भी खेल सकते हैं। अगर लॉ ने मैक्सिमम क्राइटेरिया बताया तो उसके नीचे-नीचे रहकर आप कहीं भी खेल सकते हैं। तो आपके आर्टिकल्स ने लॉ को कंप्लाई विद कर सारे काम करने हैं। तो आर्टिकल्स में जो आर्टिकल की सारी बातें आपने सुननी है। आर्टिकल भी आपका कानून है, लेकिन मतलब लॉ में क्वेश्चन में अगर सिनेरियो बेस्ड आता है तो आर्टिकल्स को भी आपने कानून जैसा देखना है, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स के प्रोविजन जो कि लॉ से अलाइन हो, लॉ से कंप्लाई विद करते हो। जब तक सिनेरियो बेस्ड पेपर नहीं आता था, ये वाली कॉन्सेप्ट इतने टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स भी आपके कानून है।
आर्टिकल्स को भी उसी तरह फॉलो करना है। कोई बात अगर आपने देखी तो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आया, कंपनी ने आर्टिकल्स में बात इंक्लूड की है, तो आपने उसको बाय मतलब एज अ लॉ की तरह ही फॉलो करना है, प्रोवाइडेड दैट कि वो आपके कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट ना जा रहा हो, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ गया। अच्छा सर, ये टेबल ए वाला कॉन्सेप्ट समझा दें, टेबल ए की समझ नहीं आता। देखो टेबल ए होते हैं बने बनाए आर्टिकल्स कि अगर आप एक कंपनी बनाना चाह रहे हो तो आपको नहीं पता कि मैं अपने कंपनी के बायलॉज में क्या-क्या चीजें डालूं, तो लॉ आपको बने बनाए आर्टिकल्स दे देता है। कंपनीज एक्ट के साथ एक अटैच्ड है टेबल ए, ये बने बनाए आर्टिकल्स हैं, क्योंकि हर बंदा कंपनी बनाना चाह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा उसको आर्टिकल्स बनाने आते हो, ना वो किसी और से बनाना चाह रहा हो। तो जो मोटी मोटी चीजें होती हैं, जर्नली एक्सेप्टेड चीजें होती हैं, लॉ ने उसको टेबल ए में डाल दिया। तो ठीक है ना, तो टेबल ए आप एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे। इसके डेज जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस वाले डेट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बस ये डेट्स वाले सारे प्रोविजन मैंने ग्रीन में मार्क किए हैं, तो आप इसको एक हाईलाइटर रख के एग्जाम से एक दिन पहले इसको पढ़ भी लेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट इंशाल्लाह। अच्छा जी, चैप्टर 11 अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, काफी थ्योरेटिकल चीजें हैं। तो सबसे पहले तो मेहनत करके आप लोग को आसानी फराहम करने के लिए ये एक पेज पे मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। इसमें तमाम चीजें जो कवर हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसमें नहीं की गई हो, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले अगर हम उसका कोई रिवीजन करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको पता है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी है, ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू एंड फेयर व्यू देती हो, आपको क्लियर बातें सारी पता है, ठीक है ना। रिवीजन हो जाएगा इस तरह से। अगर आप भी कंपनी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर माइनिंग एक्टिविटीज में शामिल है तो आपने कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस से कहीं और अपने बुक्स रखने वाले हैं तो आपने रजिस्ट्रार को बता देना है। आपने जब बोर्ड का डिसीजन होगा कि आप कहीं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखने वाले हैं तो उस डिसीजन के 7 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रार को बता देना है। अच्छा, ब्रांचेस अगर हैं आपकी कंपनी की तो उसके रिकॉर्ड ब्रांच ऑफिस पर ही होंगे, लेकिन पीरियोडिकल समराइज रिटर्न जो है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में आ जाने चाहिए। अच्छा, बिजनेस आवर्स में आपके डायरेक्टर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सर, मेंबर्स कब इंस्पेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेंबर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कोई खास टाइम नहीं बताया लॉ ने, कोई खास पावर नहीं दी कि मेंबर्स कब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके आर्टिकल्स खुद चाहें तो मेंबर्स को ये पावर फराहम कर सकते हैं, वरना बाय लॉ को ऐसी पावर मेंबर्स को नहीं दी गई है। अच्छा जी, फिर सर टाइम लिमिट आपने इसको कब तक इसके रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है, तो 10 साल तक आपने इसको संभाल के रखना है। अच्छा सर, जब कंपनी वाइंड अप में जा रही हो तो ये तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन संभालेगा? फिर ये लिक्विडेटर संभाल रहा होगा। चलिए जी, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर आ जाते हैं, आपको पता है इसमें क्या आता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द अकाउंट्स, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता है। अच्छा देखें, इसमें जो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो उसका टाइम लिमिट आपको लॉ ने दिया है, वही एजीएम वाला टाइम लिमिट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एजीएम का काफी गहरा गहरा जो है ना वो ताल्लुक है। तो उसके साथ जो है ना वो एक ही जो है वो टाइम लिमिट है। अच्छा, अगर आप पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वही इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर आपने जो है पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेनी है, वही एजीएम के साथ। और सब्सिक्वेंट फिर जो है वो फिर एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिन के अंदर वो बंद रही होगी। अच्छा, 30 डेज की एक्सटेंशन वही एजीएम वाली के कमीशन चाहे तो लिस्टेड कंपनी को दे सकता है, रजिस्ट्रार चाहे तो वो अदर कंपनी को एक्सटेंशन दे सकता है कोई 30 डेज की। अच्छा अच्छा, इसके अलावा इसका ऑडिट भी होगा। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी ये ऑडिटेड होंगी। हर कंपनी ने ऑडिट कराना है, सिर्फ एक ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं कराना जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम का हो। अच्छा ठीक है, आपने और क्या करना है, एजीएम से 21 दिन पहले आपने ये इसकी कॉपी जो है और अदर रिपोर्ट्स के साथ, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट के साथ आपने इसको मेंबर्स को भेज देनी है कोई 21 दिन पहले, बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। अच्छा, इसकी कॉपी रखनी है आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में के मेंबर्स आके इंस्पेक्ट कर सकें। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते मेंबर्स, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो देख सकते हैं, और लॉ उनको पावर देता है कि आप कॉपी रखें रजिस्टर्ड ऑफिस में जो मेंबर आके इंस्पेक्ट कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा लिस्टेड कंपनी ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर भी ये लगाना है। किसी भी लिस्टेड कंपनी का आप चाहें तो जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, वो अवेलेबल होती है। अच्छा सर, ये अप्रूवल किस तरह से होगी, कैसे इसको आप ऑथेंटिकेट किस तरह से करेंगे? तो उसमें जो है वो बोर्ड अप्रूव करता है, सीईओ साइन करता है, सीईओ के साथ एक डायरेक्टर साइन करता है। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भाई भी जो है वो साइन कर रहे होंगे। आप अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पाकिस्तान में नहीं है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स की जगह पे जो है वो साइन कर रहे होंगे।
सर 2 डायरेक्टर्स की जगह पे मतलब कोई 3 डायरेक्टर होगा टोटल, क्योंकि आपने बताया सीईओ और एक डायरेक्टर, नहीं फिर टोटल 2 डायरेक्टर्स को साइन कर रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा सिंगल मेंबर कंपनी में तो वो एक ही बंदा साइन कर देगा। अच्छा इसके अलावा आपने इसको इसको रजिस्ट्रार को जमा भी कराना होता है कोई 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, क्योंकि एजीएम में जब ये अप्रूव होते हैं तो उस एजीएम के 30 दिन के अंदर आपने इसको रजिस्ट्रार को सबमिट कराना होता है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, और अगर कोई दूसरी कंपनी है तो 15 दिन के अंदर सबमिट कराना होता है। अच्छा फॉर एग्जांपल आपकी एजीएम हुई, हमने बूट कैंप क्लास में डिस्कस किया था एजीएम और इसका गहरा ताल्लुक है। एजीएम आपकी हुई, एजीएम एडजर्न हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार नहीं थे, और आपने आपने एजीएम की आधी बातें कर ली, आपने बोला हम एक दूसरी डेट तक लेके जा रहे हैं एजीएम और उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखें फिर आपने क्या करना है, आपने वो जो पहली एजीएम का सेशन था ना, ऐसा नहीं हो, इवन इफ के जो आपके एजीएम के 2 सेशन हो, एजीएम हुई एडजर्न हो गई फिर एक डिफरेंट डेट पर हो रही है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेशन नंबर 2 में हो रहा है, जो एडजर्न एजीएम थी जो आधी एजीएम बाद में हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे सेशन में डिस्कस हो रहा है। लेकिन आपने जो 30 दिन खींचना है वो पहले सेशन से ही खींचना जब एजीएम हो गई आपने, क्योंकि लॉ आपको कहता है कि जिस दिन एजीएम हो गई। तो इवन if फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस नहीं भी हुए, आपने उससे 30 दिन के अंदर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने होंगे रजिस्ट्रार को, और साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी लिखेंगे कि अभी जो हमारी डिस्कशन नहीं हुई है इसमें हमने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं किए हैं, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट थी हम जमा करा रहे हैं, उसका स्टेटमेंट आप साथ में लगा के देंगे। सर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो ये सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को बनाना होता है, और क्वार्टर एक साल में 4 क्वार्टर होता है आपको पता है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के 30 दिन के अंदर आपने अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। लिस्टेड कंपनी ने ये काम करने सारे सेकंड क्वार्टर में, उसके पास 60 दिन का टाइम लिमिट है कि सेकंड क्वार्टर से 60 दिन खींच के वो अपना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले। सर चौथे क्वार्टर का क्यों नहीं बनेगा मेरे भाई, चौथे क्वार्टर में तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बन रही होंगी। अच्छा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो होता यह है कि होल्डिंग कंपनी ने अपने फाइनेंस स्टेटमेंट्स के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अटैच करने हैं, और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब नहीं बनेंगे जब आपकी होल्डिंग सब्सिडरी दोनों ही प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम का है। अच्छा इसके अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट वही वाला ऑडिटर करेगा जिसने होल्डिंग कंपनी का ऑडिट किया हुआ हो। इसको ऑथेंटिकेट भी सेम तरह से किया जा रहा होगा जिस तरह से आपने उधर किया था, वो सीईओ और एक डायरेक्टर वाला सीन बिल्कुल सेम तरह से अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा जी इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाता है ये एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न भी आपने जो है वो हर साल जमा कराना है। इसकी किस दिन जमा कराना है जी, देखें आप या तो एजीएम में कराएंगे, या फिर लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर। अगर आपकी एजीएम नहीं होती तो जो कैलेंडर ईयर का लास्ट डे है 31 दिसंबर, तो उस दिन आपने एनुअल रिटर्न सबमिट कराना है, ठीक है ना। इसमें ये वाली बातें डिस्कस होंगी, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, काफी आसान सी चीजें हैं, ठीक है ना। बस आपने जहन में रखना है कि एजीएम की डेट होगी और या फिर लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर अगर एजीएम ना हुई, और इसके साथ आपने उसको रजिस्ट्रार को सबमिट भी कराना होगा विद इन 30 डेज, और अगर रजिस्ट्रार चाहे तो आपको 15 दिन की एक्सटेंशन इसमें दे सकता है। अच्छा जी एक और टेक्निकल एरिया, एक और टेक्निकल चैप्टर वाइंडिंग अप, एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज रखता है, ठीक है ना। 20 मार्क्स तक का टेस्ट हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इसमें कुछ टेक्निकल चीज है, हम इसको भी काफी बारीकी में देख रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा देखा वाइंडिंग अप के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि 2 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप होती है। एक वाइंडिंग अप होती है कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप में शिकायत लगती है कोर्ट में जाके, और कोर्ट के थ्रू वाइंडिंग अप हो रही होती है, कोर्ट करवाता है वो वाइंडिंग अप, ठीक है। अच्छा और एक होती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में हमारे पास होती है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप और क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ये दोनों जो सब सब डिवीजन है, ये दोनों आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको बड़ी सुकून इसमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो जब कंपलसरी वाइंडिंग अप की अगर हम बात करते हैं और वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस भी समझना में चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम कंपलसरी वाइंडिंग अप को देखते हैं। कंपलसरी वाइंडिंग अप ये होती है कि ये जो 5 शिकायत लगाने वाले हैं, कंपनी हो, कंट्रीब्यूटरी हो, क्रेडिटर हो, कमीशन हो या रजिस्ट्रार हो, ये 5 लोग जाकर कंपनी के खिलाफ पिटिशन दाखिल करते हैं कि कोर्ट कोर्ट इस कंपनी को बंद करो, कोर्ट कोर्ट इस कंपनी को बंद करो, कोर्ट कोर्ट इस कंपनी को बंद करो। और कोर्ट इनकी दरख्वास्त पे फिर ये तमाम जो है आर्गुमेंट्स होते हैं, और ये बात कि ये पावर कोर्ट की है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि क्या तो कंपनी वाइंड अप हो या फिर नहीं हो, ठीक है ना। अच्छा वाइंडिंग अप की जो शिकायत लगाई जाती है इन 5 लोगों की तरफ से, सर 5 लोग कौन थे, कंपनी खुद जाके बोल सकती है कि हमें वाइंड अप कर दिया जाए,
वो तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो जाए। देखिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपनी अगर खुद से वाइंड अप होनी चाहती है, अपनी अपनी ख्वाहिश है, तो दोनों तरफ जा सकते हैं। इट कैन गो टुवर्ड्स, अच्छा कंपनी मतलब मेंबर्स, इट कैन गो टुवर्ड्स कंपल्सरी वाइंडिंग अप या फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है। अच्छा कंट्रीब्यूटरी कौन होते हैं? कंट्रीब्यूटरी इज ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स फाइंडिंग अप। मतलब वो वही वाले बनते हैं जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपने शेयर्स इशू किए थे, तो आपने बोला था एक अनपेड पोर्शन उसमें रह गया है। अनपेड पोर्शन वो वाला पोर्शन जो आपने जो है वो एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप जो है वो कंपनी को देना था। याद आ रहा है? जो अनपेड पोर्शन होता है जो कंपनी के मेंबर्स कमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था। अब तो खैर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सिर्फ पेड अप कैपिटल ही इशू कर सकते हैं, लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल 7 पेड अप पोर्शन है और 3 अनपेड पोर्शन है। ये हम जो है वो वाइंडिंग अप के टाइम पे दे देंगे, या जब कंपनी को जरूरत होगी तब दे देंगे। या फिर जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उसमें भी होता है कि इस अमाउंट को मैं गारंटी कर रहा हूँ, ये इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप दूंगा। तो जिस बंदे से हमने जो पैसे लेने हैं वो कंट्रीब्यूटरी है, जिस बंदे को पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स हैं, एससीपी और रजिस्ट्रार। ये भी हमारी किसी नॉन कंप्लायंस पे, हमारी किसी नाअहली पे हमारे खिलाफ पिटिशन लगा सकते हैं कोर्ट में कि कोर्ट इसको वाइंड अप किया जाए। अच्छा जो पिटिशन लगेगी कोर्ट में वो ऐसे ही नहीं लग सकती, उसके पीछे कुछ रीजंस होने चाहिए, कुछ बेसिस होने चाहिए। वो बेसिस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कोर्ट जा सकती है कि कोर्ट वाइंडिंग अप किया जाए, या फिर एससीपी या रजिस्ट्रार आपके खिलाफ जा सकता है अगर आप स्टैच्यूटरी मीटिंग या स्टैच्यूटरी रिपोर्ट जमा कराने में कुछ कुछ डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है ना। या फिर आपने अपनी 2 कंसेक्यूटिव एजीएम नहीं कराई, या फिर आपने 2 कंसेक्यूटिव ईयर के एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराए, जो अभी हम ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा या फिर आपके जो मेंबर्स हैं वो बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट चले गए हैं, ठीक है ना। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी केस में 3 से नीचे चले गए हैं, प्राइवेट केस में 2 से नीचे चले गए हैं, या फिर कंपनी अपने डेट्स नहीं दे पा रही है। अच्छा ये कंपनी डेट्स नहीं दे पा रही है, इसमें मजीद डिस्कशन है, वो हम करते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा और क्या है यार, कंपनी अनलॉफुल प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कुछ अनरियल स्कीम्स देकर, 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम देकर लोगों को जो है वो मुतासिर कर रही है और पैसा पकड़ रही है, ठीक है ना। या फिर माइनॉरिटी मेंबर्स यहाँ पे खिलाफ शिकायत लगा देते हैं कि हमारे राइट्स को ऑप्रेस किया जा रहा है। अच्छा माइनॉरिटी मतलब इतनी माइनॉरिटी भी ना हो कि 0.5% की शेयर होल्डिंग बंदा रखता है और जाकर कोर्ट में दाखिल कर रहा है कि इस कंपनी को बंद करो, तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम 10% शेयर होल्डिंग रखनी चाहिए टू टू अप्लाई फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। अच्छा या फिर मैनेजमेंट कंपनी के फ्रॉड में इन्वॉल्व है, कंपनी के सीईओ डायरेक्टर्स जो हैं वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, तो जाके मेंबर्स जो हैं उनके खिलाफ वाइंडिंग अप की पिटिशन दाखिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कंपनी जो है, कंपनी मैनेजमेंट अपने आर्टिकल्स या मेमोरेंडम फॉलो नहीं कर रही, एक्ट को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है ना। कंपनी एक लिस्टेड कंपनी थी और उसको डीलिस्ट कर दिया गया है, या फिर इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी। अच्छा जी, इसमें ये एक चीज होती है कि सबस्ट्रेटम कंपनी ने अपने लूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं कि भाई हमने केस देखा था कि एक कंपनी बनाई थी जर्मन डेट कॉफी, कि भाई कंपनी कह रही थी कि हम जर्मन पेटेंट की कॉफी बना के बेचेंगे, लेकिन होता क्या है कंपनी बना लेते हैं जर्मन डेट कॉफी लिमिटेड, और उसके बाद होता क्या है कि जर्मनी से उनको पेटेंट ही नहीं मिलता, तो कहते हैं हम स्वेडिश कॉफी बेचेंगे, अब स्वीडन की कॉफी बेचेंगे, ठीक है ना। तो उसमें लॉ ये कहता है कि सबस्ट्रेटम तो लूज हो गया ना, तो मेंबर्स जाके चाहें तो वाइंडिंग अप क्लेम कर सकते हैं कि जी कंपनी बंद कीजिए, जस्ट एन इक्विटेबल है, क्योंकि हमारा सबस्ट्रेटम था कि जर्मन कॉफी बनाना, अपने नाम में भी अपने जर्मन कॉफी लिखा था, अब क्योंकि वही पेटेंट नहीं मिल रहा तो जी कंपनी बंद करें। या फिर कंपनी का मेंबर ही कोई नहीं बचा, या फिर कंपनी एक लाइसेंस के तहत बनी थी, फॉर एग्जांपल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी। अब आगे जाके आप CFAP 2 में पढ़ेंगे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए लाइसेंस लेना बड़ा जरूरी है। पहले लाइसेंस लेते हैं आप NBFC के तौर पे, एक लाइसेंस रजिस्टर कराते हैं, फिर उसके बाद काम करना शुरू करते हैं हम। अगर वो लाइसेंस ही रिवोक हो गया और आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी थे, तो आपके जिंदा रहने का क्या फायदा, आप भी वाइंड अप हो जाएं। या फिर सेक्शन 42 वही एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की तहत एक कंपनी बनी थी आपकी, और अब वही सेक्शन 42 वाला लाइसेंस जो आपका रिवोक हो गया है, ठीक है ना। या फिर आप एक लिस्टेड कंपनी थे और 1 साल से ऊपर गुजर गया और आपने अपना बिजनेस सस्पेंड किया हुआ है, तो इन तमाम वजूहात की बेसिस पर वो 5 शिकायत लगाने वाले कंपनी के खिलाफ जाके शिकायत लगा सकते हैं कि कोर्ट इस कंपनी को बंद किया जाए। अच्छा शिकायत लगाने का मतलब यह है कि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, कि लाजमी है? नहीं, ये पावर कोर्ट की पास डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट की अपनी पावर है कि जी वाइंड अप किया जाए या फिर नहीं किया जाए। ये तो बस एंट्री पॉइंट्स हैं, ये नहीं होंगे तो शिकायत ही नहीं लग सकती, ये होंगे तो अब बात शुरू होगी, अब जाके शिकायत लगा सकते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या तो वाइंड अप होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज में रह गई हमारे पास कि अनएबल टू पे डेट्स, अब हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं, तो अब आप इस पर आ जाइए, ठीक है ना। अच्छा इनएबिलिटी टू पे डेट्स ये होती है कि कंपनी जो है
कंपनी का लाख रुपए से ऊपर का डेट है और उसकी ड्यू डेट को 30 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं, तो क्रेडिटर चाहे तो आपके खिलाफ वाइंडिंग अप पिटीशन दाखिल कर सकता है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि व्हाट इफ ये लाख रुपए से कम की अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई 70,000 रुपए की अमाउंट है और 30 दिन से ऊपर भी नहीं हुए, 25 दिन ही हुए अभी, लेकिन इस बंदे ने ना कोर्ट में जाकर जो है वो ड्यू डेट तो गुजर गई ना, ड्यू डेट को 25 दिन तो हो गए ना, ये जाकर कोर्ट में जाकर फॉर रिकवरी पिटिशन दाखिल करता है, नॉट फॉर वाइंडिंग अप बट फॉर रिकवरी, कि मुझे पैसा मेरा दिलाया जाए। और कोर्ट जो है इसको आपको ऑर्डर कहती है कि भाई इसके पैसे वापस करो, और उस कोर्ट के ऑर्डर को, उस कोर्ट की डिग्री को आप उठा करके साइड पे रख देते हो, फॉलो नहीं करते, तो दिस इज द रीजन दैट यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स। तो फिर जो है वो कंपनी की इनएबिलिटी इस बात से प्रोवोक हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर पॉइंट नंबर 3 क्या है कि कोई बंदा जाकर आपके खिलाफ पिटिशन दाखिल करे और ये बात साबित कर दे कि यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स, तो इस केस में आप इस प्रोविजन के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा वाइंडिंग अप कमेंस कब होती है? वाइंडिंग अप कमेंस कब होती है? क्या अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर से? नहीं। क्या जब कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर देती है? नहीं। जब प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन होगी, यही आपकी वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट का काउंट हो रहा होगा। जिस दिन पिटिशन दाखिल हुई कोर्ट में, वो ही डेट आपकी कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हो रही हो, भले ही ऑर्डर लेट आए, ऑर्डर बाद में आएगा, लेकिन डेट वहीं से काउंट होगी, डेट वहीं से काउंट होगी जब पिटिशन दाखिल हो गई थी, ठीक है ना। तमाम कार्रवाइयों के लिए भले ऑर्डर लेट आए, लेकिन आपकी डेट वही वाली समझी जाएगी। अच्छा, ये जो लिक्विडेटर का कॉन्सेप्ट है, लिक्विडेटर के में दो चीजें होती है मेरे प्यारों, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर और एक होता है प्रोविजनल मैनेजर। लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या। देखो यार, जब भी एक पिटिशन दाखिल हुई, ये शिकायत लगाने वाले कोर्ट में जाके शिकायत लगाते हैं कि जिस कंपनी को बंद किया जाए, तो जब कोर्ट में ये ना, ये इस चीज में टाइम लगता है, कोई 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। तो इस दौरान के कंपनी के जो करंट मैनेजमेंट है, वो कोई और फ्रॉड ना कर दें, वो कोई और इस तरह का काम ना कर दें, कोई और दो नंबरी ना कर दें। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट शायद खुद या फिर इन इट्स ओन मोशन, या फिर किसी बंदे की, किसी मेंबर की, एप्लीकेंट की दरख्वास्त पे कर सकता है कि जी कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर्स और करंट मैनेजमेंट को हटाया जाए और एक प्रोविजनल मैनेजर बैठा दिया जाए, जो जाके कंपनी का, जाके सीईओ और कंपनी का सोल मैनेजर बन जाए, और ये जाके कंपनी के मामलात को संभाले ऑन अ टेम्पररी बेसिस, कि जब तक हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और जब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो जाता। तो जब तक ये आपने पिटिशन दाखिल की कोर्ट में, तो पिटिशन दाखिल करने के साथ साथ कोर्ट बोलेगा ठीक है, कार्रवाई चलेगी, आर्गुमेंट होंगे, लेकिन तब तक हम एक प्रोविजनल मैनेजर जाके बैठा देते हैं, दो जो टेम्पररी बेसिस पर काम करेगा। अच्छा, प्रोविजनल मैनेजर के पास वो तमाम पावर होंगी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास होती है, अनलेस के कोर्ट खुद से कोई पावर रिस्ट्रिक्ट करे, वरना बाय डिफॉल्ट तमाम पावर्स उसके पास होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या इसी बंदे को आप ऑफिशियल लिक्विडेटर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को बेचता है, लिक्विफाई करता है, और साबुत एसेट्स को बेचने के बाद जो कैश आता है वो तमाम क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, प्रोपोर्शनलिटी जितना उनका शेयर था, जितना उनका डेट, और फिर बाकी जो पैसा बचा वो मेंबर्स के दरमियान प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर, ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन बन सकता है? देखिए, आरसीपी एक पैनल मेंटेन करता है जिसमें कोई 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस रखने वाले अकाउंटिंग, फाइनेंस या लॉ वाले बंदे होते हैं, और इनमें से जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर बन रहा होता है। सर, अब तो हमने इसी डाटा बैंक में से ऑफिशियल लिक्विडेटर उठाना है, बिल्कुल उठाना है, कोर्ट इसमें से डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। सर, क्रेडिटर्स जो अगर कंपनी के खिलाफ फाइनेंशियल पिटिशन दाखिल करेंगे, तो क्या वो अपनी मर्जी से ऑफिशियल लिक्विडेटर बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइड दैट कि उनका जो डेट की अमाउंट है वो कंपनी के इशूड कैपिटल से 60% से ऊपर का हो, तो जी वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का जो है वो डेट, कंपनी के जो टोटल शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल, वो कोई 100 मिलियन है, और इस बंदे ने जिसने पिटिशन दाखिल करी, या फिर इनका जो ग्रुप है, इनके पास फॉर एग्जाम्पल 61 मिलियन के इनका ही अपना डेट है, तो फिर जी ये बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो बना सकते हैं, ये अपॉइंट करवा सकते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है ना। जरूरी नहीं है फिर वो बैंक, डेटा बैंक से हो, वो किसी बंदे को भी बनवा सकते हैं अगर इनका डेट जो है वो 60% से ऊपर का हो। अच्छा जी, क्या आप प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर रिजाइन कर सकता है? बिल्कुल नहीं रिजाइन कर सकता, अनलेस अनलेस एक दफा वो अपॉइंट हो गया ना, वो रिजाइन नहीं कर सकता अनलेस वो अपनी कोई पर्सनल डिसेबिलिटी, या तो फिजिकल या मेंटल, प्रूव कर दे कोर्ट में कि यार इस वजह से मैं अपना जॉब की ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकता। डायरेक्टर ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देंगे लिक्विडेटर को इन 15 डेज ऑफ रेलेवेंट डेट। सर, ये रेलेवेंट डेट किस भला का नाम हम देख लेते हैं। सर, जो भी रेलेवेंट डेट हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, मैं आपको बताता हूँ, उस रेलेवेंट डेट से 15 दिन के अंदर डायरेक्टर ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देनी है लिक्विडेटर को,
सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कौन कौन सी बातें आएंगी, यही वाली बातें आएंगी। स्टेट एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है, कैश कितने हैं, क्रेडिटर्स कौन कौन से, कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, पेंडिंग लीगल सूट्स कितने हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या था लास्ट 180 दिन के अंदर। ये तमाम चीजें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखकर आप रेलेवेंट डेट से 15 दिन के अंदर लिक्विडेटर को जमा करा देंगे। लिक्विडेटर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा कराएगा विद इन 60 डेज ऑफ वाइंडिंग अप कमेंसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब ये रेलेवेंट डेट है क्या, देखिए सर रेलेवेंट डेट ये है कि अगर तो आपका प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो इसकी अपॉइंटमेंट की डेट, और या फिर अगर ये नहीं हुआ है तो वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट, ठीक है ना। अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो उसकी अपॉइंटमेंट की डेट, अगर ये अपॉइंट नहीं हुआ है तो वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट। सर अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है मतलब कि जरूरी नहीं है कि अपॉइंट हो, मैंने भी बताया आपको प्रोविजनल मैनेजर जरूरी नहीं है कि अपॉइंट हो। ये सिर्फ उस वक्त ही अपॉइंट होगा जब कंपनी की जो करंट मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है कि अगर हमने 2-4 दिन भी इनके हाथ में और दिए तो ये मजीद फ्रॉड करेंगे, तो हमने अपना बंदा लाके बैठा दिया। लिक्विडेटर की बात आपको समझ आ गई। लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है, अगर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो। सर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट क्या होती है, वही कंपलसरी वाइंडिंग अप। सर ये दूसरी क्लास ऑफ वाइंडिंग अप कौन सी है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देखिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप तब हो सकती है जब कंपनी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे कि जी कि भाई हम, ठीक है, हम वाइंड अप होना चाहते हैं। सर ये तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। अच्छा, ऑर्डर रेजोल्यूशन भी हो सकता है जब अगर आपके आर्टिकल में लिखा हो कि जी हम 5 साल बाद जो है वो कंपनी बंद कर देंगे, या फिर हम जब कंपनी से 50 करोड़ रुपए कमा लेंगे जब कंपनी बंद कर देंगे। तो ऐसी कोई बात अगर आर्टिकल में लिखी हुई है तो ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से भी आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं, वरना आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जा सकते हैं। सर ये वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट क्या होता है, ये कोई कंपलसरी वाइंडिंग अप के रिलेटेड चीज है। देखिए वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। वाइंडिंग अप, ये जो आपकी वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, इसमें से एक शाख निकल रही है कि वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो कोर्ट एक ऑर्डर कर सकता है कि ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है ये बिल्कुल हो, लेकिन हमारी सुपरविजन के अंदर हो। सर सुपरविजन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होती है इसमें जो है बहुत हल्की हल्की चीज है, ठीक है ना। ये जो चीजें वो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में लिखी हुई है। अच्छा, ये कोर्ट क्यों कहेगा, ये खुद से अपनी अपनी खुद से एक्शन ले सकता है अगर कोर्ट को लगता है ये बात सही है कि हम सुपरवाइज करें इसको, या फिर किसी एलिजिबल बंदा, वही जो शिकायत लगाने के काबिल था ना वो शुरू के 5 लोग, वो अगर एप्लीकेशन दें तो कोर्ट अपनी सुपरविजन में इसको ले सकती है। तो अगर आपकी वॉलंटरी वाइंडिंग अप कमेंस हो गई है, आपकी वॉलंटरी वाइंडिंग अप यहाँ पर कमेंस हो गई है, फॉर एग्जांपल आपकी वॉलंटरी वाइंडिंग अप यहाँ पर कमेंस हो गई है और ये चल रही है, बीच में एक बंदा, उन 5 लोगों में से एक बंदा आके एप्लीकेशन दे देता है फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप, वही वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, जो 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 खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो ये फौरन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कंपलसरी वाइंडिंग अप। अगर कोर्ट में जाके पिटिशन दाखिल करता है और कोर्ट उसकी पिटिशन को एक्सेप्ट कर देता है तो ये फौरन आपकी कंपलसरी वाइंडिंग अप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बड़ी आसान तरीके से आपको जो है मैंने माइंड मैप्स बनाया है। ये 3.5 पेजेस के टोटल माइंड मैप्स हैं, आपने इसको पढ़ लेना है, इंशाल्लाह जो है ये वाइंडिंग अप के लिए आपके लिए काफी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये चीजें जो है वो आसान लगी होंगी, ठीक है ना। ये पूरा जो है कैप 7 कैप्सूल में चीजों को समेटने की कोशिश की गई है, माइंड मैप्स बनाए आपके लिए। ये पूरे 250 पेजेस किताब को 20 पेजेस के अंदर लेकर आना, और ये पूरे कोर्स का मेरा मेरा मकसद था एक रिकैप करा लूँ आपको, ताकि सारी जो जो टेक्निकल चीजें मैं आपको वापस बता दूं, और ये कोई 2 से 3 घंटे के अंदर सारी चीजें जो आपकी वो कवर हो रही हूँ। तो आई होप ये आपको जो है वो बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। अच्छा यार, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की सेशन में चीजें रिवाइज हुई होंगी, चीजें अच्छी रिकैप हुई होंगी। अच्छा, अब आखिरी बात मेरी आप लोग ये सुनो कि आपका जब एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले जब आप दूसरा पेपर देकर आएंगे, अगर आपको गैप है तो आपने ना ये सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। आपने माइंड मैप्स पढ़ने हैं, ठीक है, आपने ये वाला लेक्चर देखना है वापस, और आपने अगर कोई अपनी नोटिंग की थी तो वो आपने साथ में जो है वो देख लिया। अगर खुद से कोई नोटिंग की थी कि आपने लास्ट दिन में, अगर कोई ऐसा बच्चा शुरू से पढ़ा था कि मैं लास्ट दिन में ये चीजें देखूंगा, तो वो एक अलग बात है कि क्वेश्चन आपने बेंचमार्क क्वेश्चन लगाया हो तो वो एक्सेप्टेड थिंग है। लेकिन अगर आप ब्लैंक है तो आपने ये 2 चीजें देखनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं लास्ट दिन तक इंशाल्लाह पेपर की सुबह तक मॉर्निंग में मैं उस रात को मैं नहीं सोऊंगा, मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप के पे हमारी वर्चुअल क्लासरूम चलती रहेगी, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कुछ रिवाइज कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन आ रही है,
तो आपने ना सीधा सीधा व्हाट्सएप पूछना है, और उस दिन मैं अपना रिप्लाई का बिल्कुल इंस्टेंट रिप्लाई कर रहा हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह, ठीक है ना, एग्जाम डे की मॉर्निंग तक, क्योंकि मॉर्निंग तक इस वजह से कुछ बच्चे रात को पढ़ रहे होते हैं, तो वो हम जो शाम से सेशन लगाएंगे पूरा पूरा टाइम आपके साथ इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहूंगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। आपने भी एक्टिव रहना है, और लास्ट दिन के लिए हमने 2 चीजें देखनी है। अच्छा, इसके अलावा देखो यार, पेपर से ना कभी भी घबराया नहीं करो। पेपर कभी भी आपके नसीब नहीं लिखता, आपके नसीब जो है वो अल्लाह ताला ने लिखे, ठीक है ना। अल्लाह ताला से हमेशा नसीब की दुआ मांगना। मौला अली का कौल है कि अल्लाह से हमेशा नसीब की दुआ मांगा करो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। देखो यार, आप लोग सीए कर रहे हो, पेपर पास करने के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका मेन मकसद है जिंदगी में जो है वो कामयाब होना। देखो यार, जिंदगी में आपकी कामयाबी जो है ना वो सीए की क्वालिफिकेशन से नहीं जुड़ी हुई, ठीक है, असबाब हैं, लेकिन आपका नसीब जो है ना वो मेन फैक्टर है। बहुत सारे बड़े-बड़े सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन वो नसीब वालों के दर पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो है वो अपना नसीब जो है उसकी दुआ माँगनी है अल्लाह ताला से, और जब अच्छे नसीब की दुआ माँगोगे, बुलंद नसीब की दुआ माँगोगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपके लिए तमाम रास्ते जो है वो आसान बनाएँगे, ठीक है। बाकी जो है वो दुनिया में आने का मकसद जो है भाई वो सिर्फ़ सीए करके पैसे-वैसे नहीं कमाना है। ज़िंदगी में हम लोग एक एक मकसद के तहत आए हैं, वो मकसद जो है वो अल्लाह ताला के दीन को ना सिर्फ़ फ़ॉलो करना है बल्कि उसकी खिदमत भी करना है, ठीक है ना। अपने माशरे में जहाँ कोई कहीं बुराई देख रहे हो, सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, और उसके बाद जो है वो बुराई जो है वो उसके लिए भी जो है ना आपने आपने खड़े होना है, ठीक है ना। आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा मकसद बढ़ाना है, बड़ी सोच से चलना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह के लिए अपनी चीज़ें जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि आप पढ़े-लिखे बंदे हैं, आप शऊर वाले लोग हैं। जब आप जो है आप एक आवाज़ रखते हैं, ठीक है ना, तो आपने जो है ना वो जो खालिक कायनात है उसकी जो निज़ाम है उसका जब जहाँ कहीं मज़ाक उड़ रहा होता है, तो आपने उसके जो है ना उसके लिए आपने जो है अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला तो 2 मिनट में सब सेट कर दे, लेकिन अल्लाह ताला हमारा टेस्ट ले रहा है, तो हमें जो है वो उस हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करना है। जब हम उसकी फ़िक्र करेंगे तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छी क्वालिफ़िकेशन आप बिल्कुल इसको करें, और जो है अपना लेकिन अपनी एक जो वाइडर ज़िंदगी है, उसको भी बिल्कुल नहीं भूल जाइएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ माश के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि आप देखते हैं यूएसए में अभी एक बिलियनेयर ने सुसाइड की, तो ये माल-ओ-दौलत मेन चीज़ नहीं है। आपको बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रोते हुए नज़र आ जाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में जो मेन मकसद है इंसान का वो है सुकून हासिल करना, पीस हासिल करना, और वो सिर्फ़ जो है, वो तभी मिलता है जब आपकी रूह को सुकून मिलता है। तो फिर आप जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की नियत कीजिए, और हलाल रिज़्क कमाना इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले इंशाअल्लाह हम लोग व्हाट्सऐप पे कनेक्टेड रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये पेपर आपका बहुत आसानी से अल्लाह ताला पास करा रहा होगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।